हेलो एवरीवन। अभी सबसे ज्यादा डिमांड आ रही है बच्चों की, सर कहीं से हमें जेई एडवांस के सारे पीवाईक्यू मिल जाए जो कि लेटेस्ट 13 टू 14 इयर्स में पूछे गए। तो वी आर लॉन्चिंग जेई एडवांस पीवाईक्यू सीरीज। तो आज हम जो चैप्टर लेने वाले हैं उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का वॉल्यूम 1 में आपको बताने वाला हूं। मैं आपको बताने वाला हूं इसमें क्या क्या होने वाला है। सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चंस आई एम टेकिंग दैट इज फ्रॉम 2010 टू 2023। टोटल मिला के क्वेश्चंस की बात करें तो ईयर वाइज हमने सेग्रीगेट किया और साथ के साथ टोटल ओवरऑल क्वेश्चंस कितने पूछेंगे 2010 से लेके 2023 तक वो भी मैं आपको बताऊंगा। हाँ, प्रोसेस क्या होगा दैट आई विल बी टीचिंग यू। प्रोसेस ये होगा कि हम आपको जो क्वेश्चंस करवाएंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द लर्निंग प्रोसेस। लर्निंग प्रोसेस का मतलब समझ रहे हैं? सीक्वेंस जो होगा वो लर्निंग सीक्वेंस होगा, जैसे कि मॉडुलस के बारे में, आर्ग्यूमेंट्स के बारे में, देन क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, देन ज्योमेट्री, है ना। इस तरह से हम टीचिंग सीक्वेंस को लेके चलेंगे ताकि आपके लिए कंफर्टेबल हो उस चैप्टर को समझना। अब ये बात आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पीवाईक्यूज हम करवाने वाले हैं आपको सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, क्योंकि मोर और लेस अगर देखा जाए तो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के आपके कवर होने वाले इस सीरीज में। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वॉल्यूम 1। और अगर मैं ईयर वाइज आपसे बात करूं तो 2010 में आप देख सकते हैं कि 3 सवाल पूछे गए। 2011 में 3 तो आपके क्या थे, 3 तो आपका पैराग्राफ टाइप था, 2 नॉर्मल क्वेश्चन थे और 2 जो था पार्ट वो मैट्रिक्स मैथ टाइप में पूछे गए थे। 2012 में 1 सवाल, 2013 में 3 सवाल, 2014 में 2 सवाल, 2015 की अगर बात करें तो 1 क्वेश्चन था और एक पार्ट जो था वो मैट्रिक्स मैथ से था। बाकी इस तरह से आप सीक्वेंसिंग देख सकते हैं। लास्ट 2 इयर्स की अगर बात करें तो 2022 में 3 सवाल पूछे गए थे और 2023 में भी 3 सवाल पूछे गए थे। तो ओवरऑल अगर मैं मैट्रिक्स मैथ को भी काउंट करूं, उसके क्वेश्चन को भी काउंट करूं, तो टोटल क्वेश्चन जो पूछे गए वो 35 क्वेश्चन पूछे गए बच्चों। कैन यू इमेजिन? अगर आप देख सकते हैं कि लास्ट का ट्रेंड, अगर मैं 2018 से लेके 2023 की बात करूं तो हर साल मिनिमम 2 सवाल पूछा जा रहा है। यानी यहां तो दो लगातार 2018 से लेके 2021 तक 2 सवाल, 2022 और 2023 में 3 सवाल, टोटली डेडिकेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन के बिना आज तक आईआईटी ने पेपर बनाया ही नहीं है, राइट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, ध्यान रखिएगा। आई विल बी टीचिंग विद लर्निंग सीक्वेंस, मॉडुलस हो गया, आर्ग्यूमेंट्स हो गया, आपके शुरुआत की जितनी भी प्रॉपर्टी होगी, इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, उसके बाद हम मूव करेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। दिस इज द वॉल्यूम 1। आई विल बी कवरिंग मोस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी एज वेल एज मॉडुलस प्रॉपर्टीज, राइट। लेट्स बिगिन द सेशन। तो सबसे पहला सवाल जो देख रहे हैं हम लोग, वो सवाल जो पूछा गया था वो जेईई एडवांस 2023 में पूछा गया था बच्चों। देखिए, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए कि z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। मैं आपको ये भी बताऊंगा किस तरह से हमें क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आईआईटी के, क्या प्रोसेस होता है आईआईटी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का, हम कैसे एनालाइज करेंगे क्वेश्चन को, स्टार्ट कैसे करेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है सर हम स्टार्ट कैसे करें, राइट। तो सवाल में दिया हुआ है z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग मॉड ऑफ z क्यूब प्लस 2 z स्क्वायर प्लस 4 z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। z बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ z, लेट द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज नॉट 0। z का इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस का हमें आंसर देना है। यहाँ पे p के करस्पॉन्डिंग, q के करस्पॉन्डिंग, r के करस्पॉन्डिंग और s के करस्पॉन्डिंग आपको ऑप्शंस दिए हुए, राइट। सबसे पहले बात करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने का। जो इक्वेशन है मॉड z क्यूब, ठीक है, मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये लिखा हुआ है मॉड z क्यूब प्लस का 2 टाइम्स दिस विल बी z स्क्वायर, राइट। फिर उसके बाद है 4 टाइम्स मॉड z माइनस का 8 दैट विल बी इक्वल टू 0। ये हमारी पहली इक्वेशन है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। व्हाट आई विल बी डूइंग, मैंने यहाँ पे मतलब हम क्या करने वाले हैं, देखिए हम z को x प्लस आयोटा y लेने वाले हैं फिलहाल के लिए, तो क्योंकि z हमें हमेशा इस तरह से ही अज्यूम करना है जहां पे x और y आपके रियल है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इक्वेशन दी हुई है, मैंने पूरे का कॉन्जुगेट ले लिया। इफ आई हैव टेकन द कॉन्जुगेट ऑफ द कंप्लीट इक्वेशन तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, दिस विल बी मॉड ऑफ z क्यूब, ये हो जाएगा 2 टाइम्स मॉड z बार का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ z माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई, राइट। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अगर हम बात करें तो इन दोनों इक्वेशन की, तो दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मॉड z क्यूब से मॉड z क्यूब कैंसिल हो जाएगा बच्चों। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा, दिस विल बी z स्क्वायर माइनस z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर। ये दोनों क्या हो जाएगा, यहां भी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 टाइम्स z का कॉन्जुगेट माइनस का z, 8 कैंसिल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे आपके पास z माइनस z कंजुगेट इनटू z प्लस z कंजुगेट, और यहां से 2 कॉमन निकाल के हमने कैंसिल कर दिया, माइनस 2 कॉमन निकाल लीजिए, मतलब माइनस कॉमन निकाल लीजिए, दिस विल बी z माइनस z कंजुगेट दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां से कॉमन आएगा z माइनस z कंजुगेट इनटू में z प्लस z कंजुगेट माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू 0। अब इस पार्ट को देखिए बेटा, ये कभी 0 नहीं हो सकता। रीजन बीइंग, सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता?
उसके पीछे कारण क्या है? बहुत सिंपल सा कारण है बेटू, z माइनस जेड बार को अगर आपने जीरो कर दिया तो z बराबर z बार हो जाएगा। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, इसमें सवाल में लिखा लेट द इमेजिनरी पार्ट z इज नॉन जीरो, यानी z और z बार बराबर नहीं आएंगे, क्योंकि z और z बार बराबर कब होते हैं? जब प्योरली रियल हो जाता है। तो यहां पे z और z बार आपस में बराबर नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, तो ये पार्ट जीरो होगा, या तो ये जीरो या फिर ये जीरो, तो ये वाला पार्ट तो जीरो नहीं है, तो ये वाला पार्ट जीरो होना पड़ेगा, राइट। तो यहां से हमें मिल जाएगा z प्लस जेड का कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू 2, दिस विल बी x प्लस आयोटा y, दिस विल बी x माइनस आयोटा y एंड दैट विल बी इक्वल टू 2, आयोटा y से आयोटा y कैंसिल हो गया, तो x का वैल्यू मिल जाएगा यहां से बेटू 1। अगर x का वैल्यू हमें 1 मिल गया है तो फर्दर हमें और सॉल्व करना पड़ेगा। किस इक्वेशन में पुट करें सर कि हमारा काम हो जाए? तो आप यहां पे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। जैसे पहली इक्वेशन है, मॉड z का होल क्यूब का मतलब समझ रहे हैं? व्हाट इज द मॉड z? दिस इज x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसका होल क्यूब हो गया, प्लस यहां पे बात करें 2 टाइम्स z स्क्वायर। z स्क्वायर का मतलब होगा बेटा x प्लस आयोटा y का होल स्क्वायर, राइट, प्लस का 4 टाइम्स, अगर z बार की बात करूं तो ये x माइनस आयोटा y हो जाएगा, और यहां पे -8 दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो x का वैल्यू तो 1 है, ऑब्वियस सी बात है, तो ये 1 प्लस वाई स्क्वायर के अंडर रूट का होल क्यूब, ये हो जाएगा 2 टाइम्स, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा एक्स वाई, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स 1 माइनस आयोटा वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हमने x का वैल्यू पुट कर दिया 1 के बराबर। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब प्लस का 2 टाइम्स, दिस विल बी 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस का दिस विल बी 2 आयोटा वाई, और प्लस का हो जाएगा 4 माइनस 4 आयोटा वाई माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू 0। एज यू कैन सी दिस इज, मैं फिर से लिख देता हूं ज्यादा बेटर होगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर का क्यूब, ये हो जाएगा 2 माइनस का 2 वाई स्क्वायर प्लस का 4 आयोटा वाई प्लस का 4 माइनस 4 आयोटा वाई माइनस 8 दैट विल बी इक्वल टू 0। 4 आयोटा वाई से 4 आयोटा वाई कैंसिल हो। यहां पे आप देख सकते हैं 2 प्लस 4 हो गया 6, और यहां -8 तो -2 बचेगा, यानी रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर का होल क्यूब हमारे पास बचेगा, -2 कॉमन निकालने पे केवल 1 प्लस वाई स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। यहां से अगर इसका होल क्यूब की बात करें तो देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2 दैट विल बी इक्वल टू 0। देखो ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि z को जब आपने x प्लस आयोटा y लिया ना तो ये कंडीशन है कि x और y रियल नंबर होंगे। अगर ये y स्क्वायर का वैल्यू -1 हो गया तो y खुद इमेजिनरी हो गया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा। इसका मतलब ये हो गया यहां पे कि 1 प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 4 हो जाएगा, यानी y स्क्वायर का वैल्यू 3 हो जाएगा, यानी मतलब समझ रहे हैं आप बात को, y स्क्वायर का वैल्यू 3 हो गया। देखते हैं अब कंडीशन क्या, हमें z मिल गया एक तरह से। तो अगर मैं z की बात करूं तो मॉड ऑफ z क्या होगा? मॉड ऑफ z होगा अंडर रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या मॉड ऑफ z स्क्वायर की बात करूं तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी 1 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल टू 4। आई थिंक एक पार्ट में ये पूछा हुआ है कि मॉड ऑफ z स्क्वायर कितना होगा, तो मॉड ऑफ z स्क्वायर की बात करें तो मॉड ऑफ z स्क्वायर का वैल्यू होगा 4, यानी ये वाला जो पार्ट हो जाएगा p का सेकंड। तो देख सकते हैं p का सेकंड किस में, p का सेकंड 3 ऑप्शन में, राइट, कोई बात नहीं। आगे बात करते हैं z माइनस जेड बार की। z माइनस जेड बार का मतलब समझो आप, इसका मतलब हो गया x प्लस आयोटा वाई माइनस एक्स प्लस आयोटा वाई, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यही पूछा गया यहाँ पे। x से x आप कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा 2 आयोटा y के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ y स्क्वायर, यानी ये 4 टाइम्स हो जाएगा 3 एंड दैट विल बी इक्वल टू 12। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच करेगा? q के लिए, q के लिए फर्स्ट मैच करेगा। अब देखिए q के लिए फर्स्ट मैच कर रहा है और p के लिए सेकंड मैच कर रहा है, तो केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा सवाल सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, मैं पूरा सवाल सॉल्व करके बताऊंगा आपको, डोंट वरी। अब बात करते हैं मॉड z स्क्वायर की, तीसरे पार्ट की, r पार्ट की। तो मॉड z का स्क्वायर तो 4 हो गया, सही बात है। प्लस का अगर मैं बात करूं z प्लस जेड बार, z है आपका x प्लस आयोटा वाई, z है x माइनस आयोटा वाई, तो ये 2x, यानी 2x के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यानी एक तरह से 4 प्लस कितना हो जाएगा 4, दैट विल बी इक्वल टू 8 आ जाएगा। यानी अगर मैं r पार्ट की बात करूं तो r पार्ट का आंसर 3rd हो जाएगा, जैसे कि सेकंड ऑप्शन में आप देख सकते हैं। ऐसे ही लास्ट पार्ट की बात करें तो z प्लस 1, z प्लस 1 का मतलब क्या होगा बच्चा? z प्लस 1 का मतलब हो गया दिस विल बी x प्लस आयोटा y, यानी 1। अच्छा, y का वैल्यू प्लस माइनस √3 आयोटा होगा, ध्यान रखना, क्योंकि y स्क्वायर का वैल्यू 3 है, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? √3 प्लस माइनस √3, तो प्लस माइनस √3 आयोटा और प्लस का 1, इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा हुआ 2 प्लस माइनस √3 आयोटा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। कॉम्प्लेक्स नंबर उसका मैग्नीट्यूड, कॉम्प्लेक्स नंबर उसके कॉन्जुगेट का मैग्नीट्यूड सेम ही आता है, यानी अंडर रूट के अंदर ये आ जाएगा 4 प्लस 3 7,
और अंडर रूट 7 का स्क्वायर है ना 7 हो जाएगा एक तरह से, तो ये s वाला पार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं s का जो हो जाएगा मैच वो 5 हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 7। ये इस पार्ट का आंसर हो गया। तो मेरे हिसाब से चारों पार्ट सॉल्व हो गए, सवाल बड़ा इजी था। अब इक्वेशन से डील करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्योंकि मॉड ऑफ z क्यूब प्लस 2 टाइम्स z स्क्वायर प्लस का 4z बार माइनस 8 बराबर 0 ऐसे दिया हुआ है। बच्चा ये सोच ही नहीं पाएगा कि मुझे कॉन्जुगेट लेना चाहिए। अच्छा, अगर आप यहाँ पे z को x प्लस आयोटा y पुट करके डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते तो अंडर रूट्स इन्वॉल्व होते, जिसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक ही इक्वेशन थी, और एक ही इक्वेशन थी, वेरिएबल दो है, x और y, तो दैट माइट बी सम डिफिकल्ट पार्ट। बट मेरी सलाह आपको ये थी कि आप जब भी इस तरह का इक्वेशन मिले तो कॉन्जुगेट लेके इक्वेशन और बना ले और दोनों की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन। इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं बच्चा, इसका आंसर बी के बराबर होगा। तो कह सकते हैं क्या बोल सकते हैं, मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और आईआईटी 2023 में पूछा हुआ है, वेरी गुड, है ना, 2023 का सवाल है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जे एडवांस 2022 का सवाल। लेट z बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z। मैं आपको इसका सोल्यूशन दिखा देता हूं एक बार कंप्लीटली, ताकि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अगर बात करें इस सवाल की, let z bar denote the complex conjugate of a complex number z and let iota is equal to under root minus 1 in the set of complex number the number of distinct root of the equation। इसके कितने रूट्स आएंगे आपको बताना है। तो आपको दिखाई दे रहा है ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन लिखी हुई है, और कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब आप यहां पे देखिए, ये लिखा हुआ है z का कॉन्जुगेट माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू आयोटा इंटू z का कॉन्जुगेट प्लस z का स्क्वायर। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये लिखा हुआ है z का कॉन्जुगेट माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू लिखा हुआ है आयोटा z का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा z का स्क्वायर, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा z का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा z का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z का स्क्वायर प्लस आयोटा z का स्क्वायर। यहां से आ जाएगा z का कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा, दैट विल बी इक्वल टू z स्क्वायर इनटू में 1 प्लस आयोटा। यहां से z स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, z स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा मेरे पास 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा इनटू में z का कॉन्जुगेट। सही बात है, z स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा z बार इनटू 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। तो z स्क्वायर विल बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर में कितना बचेगा वो देखना पड़ेगा, ऊपर बन जाएगा 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा इंटू में z का कॉन्जुगेट। तो यहां से हमें क्या दिखाई देगा बच्चों, देखिए यहां से हमें दिखाई देगा z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो यह आ जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1 माइनस 2 आयोटा, एंड दैट विल बी इक्वल टू, नीचे आपको दिखाई देगा ओनली 2, क्योंकि a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इनटू में यहां पे दिखाई देगा z का कॉन्जुगेट। तो z स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहां बनेगा माइनस आयोटा इंटू z का बार, क्योंकि 1 से 1 तो कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस आयोटा। अच्छा, I am taking z as x plus iota y, getting my point। z हमारा x plus iota y है, तो z स्क्वायर का मतलब हो गया x plus iota y का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस आयोटा इंटू x माइनस आयोटा y। इसको ओपन करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस का 2 आयोटा x y, एंड दैट विल बी इक्वल टू माइनस आयोटा x प्लस आयोटा स्क्वायर यानी माइनस का y। कंपेयर कर ले रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि एक्स और वाई रियल है, ध्यान रखना है इस बात का। इफ आई एम टेकिंग z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, दैट मींस x एंड y आर रियल। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को कंपेयर कर लेते हैं माइनस वाई के साथ, मतलब रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, यानी 2xy दैट इज इक्वल टू माइनस x। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं इस इक्वेशन को, तो ये ऐसा दिखाई देगा 2xy प्लस का x दैट इज इक्वल टू 0। इफ आई टेक आउट x कॉमन, दिस विल बी 2y प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से अगर मैं देखना चाहूंगा तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो या तो x का वैल्यू 0 होगा। अगर x का वैल्यू 0 होता है तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर x का वैल्यू 0 होता है यहां से, तो मुझे मिलेगा y स्क्वायर बराबर y, यानी y का वैल्यू एक 0 मिलेगा और एक 1 मिलेगा, यानी x बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग y का 2 वैल्यू मिल रहा है। मतलब ये पहला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। अगर हम दूसरे पार्ट की तरफ मूव करें कि मैं x को 0 ले रहा हूं, यहां से ऐसा भी तो हो सकता है कि y का वैल्यू माइनस हाफ मिले। अगर y का वैल्यू माइनस हाफ होता है तो क्या होता है, सेकेंड इक्वेशन थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का y दैट विल बी इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1/4 माइनस का हाफ दैट इज इक्वल टू 0, यानी x का वैल्यू मिलेगा यहां से, ये हो जाएगा 3/4 यानी प्लस माइनस रूट 3/2। ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा।
इसका मतलब आप देख सकते हैं कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है वो आपको पता, क्योंकि यहां पूछा था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब हमसे z का वैल्यू पूछा गया कि z का वैल्यू क्या आएगा, राइट। चलिए देखते हैं। तो यहां पे क्या क्या रूट सारे देखिए, एक मिलेगा जब x 0 है तो y 0 है, जब x 0 है तो y 1 है, जब x √3/2 है तो y का वैल्यू -½ है, जब x का वैल्यू -√3/2 है तो भी y का वैल्यू -½ है। इसका मतलब हमें 4 डिस्टिंक्ट रूट मिल रहे हैं इसके, ठीक है। तो लेट्स चेक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जेईई एडवांस 2022 का सवाल है, ये तो काफी आसान सवाल है। अच्छा, कुछ बच्चे इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको इस प्रोसेस से सॉल्व करना है। जिन बच्चों ने इसको डायरेक्टली सॉल्व करने का भी ट्राई किया होगा ना, सर डायरेक्टली मतलब z बार को x माइनस आयोटा y पुट किया होगा, z स्क्वायर का वैल्यू पुट किया होगा, तो भी सॉल्व किया होगा, तो भी आंसर मिल जाएगा। सबको एक तरफ कलेक्ट करना है, रियल पार्ट को भी जीरो करना है, इमेजिनरी पार्ट को भी जीरो करना है ना। एलएचएस में लेके आओगे तो मतलब x प्लस आयोटा y आपका टर्म मिलेगा, यानी a प्लस आयोटा b, a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, दैट इज इक्वल टू 0। वैसे भी आप ट्राई कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। तो 2 इक्वेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि रियल पार्ट भी जीरो कर दिया, इमेजिनरी पार्ट भी जीरो कर दिया, राइट। अब वो जो 2 इक्वेशन मिलेगी उन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे ही दोनों को सॉल्व करेंगे सेम रिजल्ट आपको मिलेगा। तो प्रोसेस है, आप कैसे भी कर सकते हैं, वो थोड़ा सा लेंदी होता है, ये 2-4 स्टेप थोड़ा सा कम हो गया है ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे दिख रहा था कि यहाँ पे फैक्टर्स कॉमन आ सकते हैं, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन लाइक दिस। ओके, लेट्स मूव अहेड एंड सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का आंसर जो है वो 4 के बराबर है। तो हमने 2 सवाल किए, एक 2023 में आया हुआ सवाल और एक सवाल हमने किया 2022 का सवाल। होपफुली इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है जी, फिर से 2023 का सवाल। ये वो सवाल है लर्निंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूं कि लर्निंग सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं। अभी आपने देखा कि पहले के 2 सवाल था, पहला मॉडुलस पे बेस्ड था, दूसरा वाला सिंपल कॉन्जुगेट पे बेस्ड था या सिंपल आपकी कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वेशन थी। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो इमेजिनरी और रियल पार्ट के ऊपर बेस्ड है। यहां बोला हुआ है कि लेट a इज इक्वल टू दिस, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है आपको, इफ a कंटेन एक्जैक्टली 1 पॉजिटिव इंटीजर n, देन द वैल्यू ऑफ n इज, n का वैल्यू क्या होगा। मतलब a के अंदर एक ही पॉजिटिव इंटीजर आएगा n, तो हमें बताना है n का वैल्यू क्या होगा। जेईई एडवांस 2023 का सवाल है। सबसे पहली बात आप इसको एनालाइज करो। अच्छा, इसको एनालाइज करना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो एक्सप्रेशन दिए हुए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। जैसे 1967 प्लस का 1686 आयोटा साइन थीटा एंड डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 आयोटा कॉस थीटा, राइट। आपको थोड़ा फैक्टर करके देखना था इसका। अगर आपने इसके फैक्टर के न्यूमरेटर के, तो आप देखेंगे कि इन दोनों टर्म्स में से जो नंबर्स लिखे हुए 1967 और 1686, इन दोनों में से 281 कॉमन आता है। चेक कर लें एक बार, इन दोनों में से 281 कॉमन आता है, ठीक है। मैं फिर से चेक कर लेता हूं। 281 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 6 5 7 2 14, 1967, बिल्कुल सही बात है। तो यहां पे 281 दोनों में से कॉमन आता है। इसमें 7 टाइम्स आता है और इसमें 6 टाइम्स आता है, ठीक है। इसको हमने ऐसे लिख दिया, बस यही कॉमन बात थी, मतलब यही एक डिफिकल्ट पार्ट था कि 281 कॉमन निकालना था। जिस बच्चे ने 281 कॉमन निकाल लिया तो देन ही इज थ्रू, सवाल तो हो ही जाएगा, फिर सवाल में तो कुछ बचा ही नहीं। यस और नो। अगर बात करें तो ये 281 7 + 6 आयोटा साइन थीटा अपॉन 7 - 3 आयोटा कॉस थीटा हो गया। इसके कॉन्जुगेट से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये हो जाएगा 7 + 6 आयोटा साइन थीटा, दैट इज मल्टीप्लाइड बाय 7 + 3 आयोटा cos theta divided by this will be 7 - 3 आयोटा cos theta और इनटू में आ जाएगा 7 + 3 आयोटा cos of theta। अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें, इफ यू सॉल्व इट फर्दर, तो क्या मिलेगा देखते हैं। मल्टीप्लाई करते हैं, दिस विल बी 281, यहां में मिल जाएगा 7 7 जा, दिस विल बी 49, 7 + 3 7 × 3 दैट इज इक्वल 21 आयोटा cos थीटा, 21 आयोटा cos थीटा। ये हो जाएगा 7 6 जा 42 आयोटा sin थीटा, 42 आयोटा sin ऑफ थीटा, आयोटा आयोटा इज -1 -18 sin थीटा cos थीटा, -18 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय दिस विल बी 7 मतलब a प्लस आयोटा b a माइनस आयोटा b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 49 + 9 cos स्क्वायर थीटा। ऐसा कुछ दिखाई देगा। इसको फिर से फर्दर सॉल्व किया और 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। 281 तो है ही सही। रियल पार्ट अगर मैं ब्रेक करूंगा तो ये आएगा 49 - 18 टाइम्स ऑफ साइन थीटा इनटू में cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 49 + 9 cos स्क्वायर थीटा, राइट। और अगर मैं नेक्स्ट वाले को लिखूंगा आयोटा कॉमन निकाल के, 21 भी कॉमन निकाल लो, आयोटा कॉमन निकाल लो, तो ये जाएगा cos थीटा प्लस का 2 sin थीटा
होल डिवाइडेड बाय 49 प्लस का 9 cos स्क्वायर थीटा। लेट्स चेक एवरीवन, सही लिखा हुआ है। अगर मैं 21 आयोटा कॉमन निकाल लूंगा, दिस विल बी cos थीटा प्लस का 2 sin थीटा डिवाइड बाय लाइक दिस। अब बोला कि a कंटेन एग्जैक्टली वन पॉजिटिव इंटीजर n, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। अब जैसे ही मैं इमेजिनरी पार्ट को 0 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिल जाएगा cos ऑफ थीटा प्लस का 2 sin थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस पे फोकस करो आप, इस वाले पार्ट पे, ये हमारी पहली इक्वेशन, इस पे फोकस करो। उसने बोला है ए के अंदर कंप्लीटली एक एग्जैक्टली एक एलिमेंट ही आना चाहिए, एक पॉजिटिव इंटीजर n ही आना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट तो 0 कर दिया क्योंकि बोला है वो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है, तो इमेजिनरी पार्ट तो 0 होगा। इसको ध्यान से देखो, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करूं तो वो मिलेगा क्या, वो पूछा है उसने, तो 281 ये है 7 प्लस, इसको मैं लिख सकता हूं 3 आयोटा इनटू में 2 sin थीटा, सही बात है, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में कितना है 7 माइनस 3 आयोटा cos थीटा। व्हाट वी विल डू, ये हो गया 281, यहां पे लिख सकते हैं 7 प्लस 3 आयोटा। देखिए ध्यान से, यहां से 2 sin थीटा का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 2 sin थीटा दैट विल बी इक्वल टू माइनस का cos थीटा, सही बात है। 2 sin थीटा का वैल्यू आएगा माइनस का cos थीटा, तो यहां पे माइनस का cos थीटा आप पुट कर दीजिए, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 7 माइनस 3 आयोटा cos ऑफ थीटा। 7 माइनस 3 आयोटा cos ऑफ थीटा से 7 माइनस 3 आयोटा cos ऑफ थीटा कैंसिल हो जाएगा, और जो एग्जैक्टली एक एलिमेंट की बात चल रही थी वो आपका बचेगा केवल 281। द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 281। आई थिंक दैट वाज द इजी पार्ट, सवाल काफी आसान था। तो 281 हमें मिल गया क्योंकि ए में बोला गया था एग्जैक्टली एक पॉजिटिव इंटीजर n है, तो एग्जैक्टली एक पॉजिटिव इंटीजर n है, दैट मींस हमें n का वैल्यू बताना है। ठीक है, बस। तो ये जो 2023 का सवाल है और इससे पहले 2022 के सवाल किए, तो मैं आपको बस इतना सा कहना चाहूंगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से भागना नहीं है बिल्कुल भी। कॉम्प्लेक्स नंबर अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इट्स अमेजिंग चैप्टर, वो फील लेने वाली बात है। आप इन वीडियोस को देखो यार, जो मैं बता रहा हूं ना, वॉल्यूम 1 में बताऊंगा, वॉल्यूम 2 बताऊंगा, आप ईमानदारी से देखो इनको, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का डर खत्म हो जाएगा। मेरा चैलेंज है, कमेंट सेक्शन में लिखना भी सही इस बात को, खत्म हुआ नहीं हुआ है ना, डेफिनेटली कह रहा हूं मैं, आपका डर खत्म हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर से, ये चैलेंज। बट आपको ये बात ध्यान रखना है, एक एक चीज को देखो, आई एम एक्सप्लेनिंग ईच एंड एवरीथिंग, आपको एक एक चीज को बस बारीकी से समझना है, देखना है, और फिर सॉल्व करके भी देखना है खुद से, ऑब्वियस बात। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर 281 हो जाएगा। 2022 का एक और सवाल, जेड भी, मतलब देख रहे 2022 और 2023 में अगर लर्निंग सीक्वेंस की बात करें तो ये चौथा सवाल है जो मॉडुलस कॉन्जुगेट इमेजिनरी रियल से रिलेटेड पूछा गया, राइट। तो यहां पे देख सकते हैं कि 2022 का एक और सवाल जहां पे हमसे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर का वैल्यू पूछा गया है, राइट। लेट जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट? नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट का मतलब ये हुआ कि जेड जो है वो जेड बार के बराबर नहीं है। इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट करेगा। अब इमेजिनरी पार्ट अगर एग्जिस्ट करेगा इसका मतलब रियल तो नहीं है, तो जेड जेड बार के बराबर है ना। अब आगे बढ़ते हैं यहां पे, और ये पूरी क्वांटिटी रियल नंबर है, ठीक है। इसको जरा ऑब्जर्व करो आप ध्यान से। अगर मैं इसको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दूं अल्फा, अगर मैं इसको एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बोल दूं क्या बेटा, अल्फा, तो मुझे एक बात पता है कि अल्फा और अल्फा का कॉन्जुगेट बराबर आएगा। क्यों सर? सवाल पढ़िए आप, आपको पता लग जाएगा कि z भी है कॉम्प्लेक्स नंबर विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, यानी z और z का कॉन्जुगेट बराबर नहीं है। अच्छा, ये लाइन ना मल्टीपल टाइम्स यूज होती है, ये लाइन सेकंड टाइम यूज हो रही है 2 साल के सवालों में। आगे चल के आपको पता लगेगा ये लाइन 4-5 बार यूज हुई है। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट है मतलब z और z बार बराबर नहीं है, ठीक है। मींस द कॉम्प्लेक्स नंबर इज नॉट प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल, सॉरी। तो यहां पे ये बात दी हुई है कि अल्फा जो है ये रियल नंबर है, तो हमें मॉड z का स्क्वायर बताना है, ठीक है। क्या मैं अल्फा को ऐसे लिख सकता हूं बच्चा, बताना। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 माइनस 3z प्लस का 4z स्क्वायर, इस तरीके से, प्लस का 6 टाइम्स ऑफ z होल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 ऑफ z प्लस का 4z स्क्वायर, ऐसे लिखा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल हो जाएंगे अगर मैं सेपरेट करूंगा, 1 प्लस या डिवाइड भी कर सकते हो, एक ही बात है। 2 माइनस 3z प्लस का 4z स्क्वायर इस तरह से दिखाई देगा। अब चूंकि मुझे पता है कि अल्फा एक रियल नंबर है, ये पूरी क्वांटिटी एक रियल नंबर है,
अगर ये पूरी क्वांटिटी रियल नंबर है तो अल्फा और अल्फा का कॉन्जुगेट बराबर आएगा। चल, अल्फा और अल्फा का कॉन्जुगेट अगर मैं बराबर करता हूं यहां से तो क्या मिलता है देखते हैं। अल्फा तो आपका सेम है 1 + 6z डिवाइडेड बाय दिस विल बी 2 - 3z प्लस का 4z स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 1 का कॉन्जुगेट तो 1 डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, 6z बार 2 - 3 टाइम्स z का कॉन्जुगेट प्लस का 4 टाइम्स z का कॉन्जुगेट का स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 6 से 6 भी कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो z इंटू 2 - 3 टाइम्स z का कॉन्जुगेट प्लस 4 टाइम्स z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू z का कॉन्जुगेट इंटू 2 - 3 टाइम्स z प्लस का 4z स्क्वायर। इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक है, ये देखो यार बेसिक सी बातें जो हमें पता होनी चाहिए। उसने खुद ने बोल दिया रियल नंबर है, इसका मतलब अल्फा बराबर अल्फा बार होगा, अल्फा कॉन्जुगेट। तो यहां पे हमें मिल जाएगा 2z 3 टाइम्स z इंटू जेड कॉन्जुगेट प्लस का 4 टाइम्स z इंटू जेड कॉन्जुगेट का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 टाइम्स z कॉन्जुगेट माइनस 3 टाइम्स z कॉन्जुगेट प्लस का 4 टाइम्स z स्क्वायर z कॉन्जुगेट। ये क्वांटिटी कैंसिल हो गई। ये हमारे पास बचेगा ट्वाइस ऑफ z माइनस ट्वाइस ऑफ z का कॉन्जुगेट प्लस का 4 टाइम्स z का कॉन्जुगेट का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स z स्क्वायर z का कॉन्जुगेट दैट विल बी इक्वल टू 0। 2 कैंसिल हो चुका है, यहां बनेगा z माइनस z का कॉन्जुगेट प्लस का यहां पे बनेगा 2 टाइम्स, अगर मैं कॉमन निकालूं 2 ही बचा है यहां पे, अब 2 तो कैंसिल कर ही दिया हमने। यहां से z और z का कॉन्जुगेट कॉमन निकाल दो तो यहां पे z का कॉन्जुगेट माइनस z दैट विल बी इक्वल टू 0 बचेगा। इसको मैं लिख सकता हूं z माइनस z का कॉन्जुगेट। एक मिनट, कहीं गलती हुई? हाँ, एक जगह पे गलती हुई। कहां पे गलती हुई? हमने 2 कॉमन निकाला, z इंटू जेड कॉन्जुगेट निकाला तो z कॉन्जुगेट माइनस z आएगा यहाँ पे, राइट। चलिए, तो ये हो जाएगा z माइनस z का कॉन्जुगेट और प्लस का ये बचेगा 2 टाइम्स, प्लस मत लो अब इसको, है ना, प्लस मत लो, इसको माइनस कॉमन निकाल लो ताकि कॉमन निकालने में आसानी होगी। माइनस का 2 टाइम्स z इंटू जेड कॉन्जुगेट और इसको लिख लो z माइनस z कॉन्जुगेट दैट इज इक्वल टू 0। ओके सर, तो यहां से ये हो गया z माइनस z का कॉन्जुगेट, यहां बचेगा 1 - 2 टाइम्स z इंटू जेड का कॉन्जुगेट दैट विल बी इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी जो है ये 0 के बराबर नहीं हो सकती, दैट कैन नॉट बी इक्वल टू 0, क्योंकि उससे z इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट मिल जाएगा और z कॉन्जुगेट आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये क्वांटिटी 0 होगी। अगर ये क्वांटिटी 0 होगी इसका मतलब ये हुआ कि 1 दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स z इंटू जेड कॉन्जुगेट, तो z इंटू जेड कॉन्जुगेट का वैल्यू हो जाएगा हाफ, और आपको पता है कि ये मॉड z का स्क्वायर होता है एंड दैट विल बी इक्वल टू हाफ, दैट मींस इक्वल टू 0.50। तो इसका सही जवाब होगा 0.50। हमसे मॉड z का स्क्वायर ही पूछा गया था। अब मुझे बताओ डिफिकल्ट था क्या सवाल? क्या ये सवाल डिफिकल्ट था? हाँ, आपको ये लग रहा होगा कि सर आप सॉल्व कर रहे हो तो आसान लग रहा है, हम सॉल्व करते तो डिफिकल्ट लगता, नहीं ना। आपको साफ साफ सवाल चीख चीख के ये कह रहा है, बार बार आपसे बोल रहा है कि क्या करना है भाई, मैं रियल नंबर हूं तो मुझे मेरे कॉन्जुगेट के बराबर कर दीजिए आप। जैसे ही आपने कॉन्जुगेट के बराबर कर दिया, थिंग्स आर सॉर्टेड। उसके बाद तो कुछ नहीं करना था, इक्वेशन अपने आप मैनिपुलेट हुई, अपने आप आपको रिजल्ट दिया, डायरेक्टली आपका आंसर आ गया। तो वी हैव सॉल्व्ड 4 क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन मॉडुलस, इमेजिनरी रियल पार्ट एंड कॉन्जुगेट, राइट। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है बच्चों हमारा, इसका आंसर 0.50 हो गया। अगला सवाल जे एडवांस 2020 का है, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन पे बेस्ड है और मॉडुलस भी है उसके अंदर। तो रिसेंट ईयर्स में जो सवाल पूछे गए तो काफी इजी सवाल थे और माइट बी पॉसिबल कि आपको भी आसान सवाल देखने को मिले और आप सवाल को कर पाए। मैं फिर से कह रहा हूं कि कॉम्प्लेक्स नंबर पहला चैप्टर ही हम लोग इसलिए आपके लिए लेके आए, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं ये नहीं कह रहा कि और चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, और चैप्टर से भी काफी सवाल आते हैं, जैसे डेफिनेट से काफी सवाल आते हैं, वेक्टर थ्री से सवाल आते हैं, बट इससे भी सवाल आते हैं। और मेरा मानना है कि एट करंट सिनेरियो इफ यू आर डूइंग दिस चैप्टर ना, यू आर सीइंग द पीवाईक्यू सीरीज या जे एडवांस सीरीज ना, इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। रिजल्ट काफी ज्यादा चेंज हो सकता है आपका, ठीक है। For a complex number z, let real part of z denote the real part of z. Let s be the set of the complex number. ये इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन जरा हम लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, दैट इज z की पावर 4 माइनस मॉड z की पावर 4 दैट इज इक्वल टू 4 आयोटा z स्क्वायर। आयोटा अंडर रूट -1 है, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। अच्छा, ये ध्यान रखिए बात को, हमें मॉड ऑफ z1 माइनस z2 के स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू निकालना है। What is the meaning of, मैं आपको बता दूं, what is the meaning of mod of z1 minus z2? Distance between, है ना, distance between z1 and z2,
Z1 और Z2 के बीच में, या Z1 और Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस होता है mod ऑफ Z1 माइनस Z2। गेटिंग माय पॉइंट? Z1 mod ऑफ Z1 माइनस Z2 Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस होता है, उसका मिनिमम का स्क्वायर निकालना है। चलिए इक्वेशन देखिए भाई सब ध्यान से, क्या दिखाई दे रहा है, कैसे सॉल्व करें? आपके दिमाग में सबसे पहला आइडिया क्या आएगा कि कैसे सॉल्व करें? तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि mod z का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है बेटू z इंटू z बार के। अब यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व करें, mod z का, कोई बच्चा ये सोचेगा सर मैं तो z को x प्लस आयोटा y पुट कर दूं। देखिए z को x प्लस आयोटा y पुट करना इज नॉट द सॉल्यूशन। क्यों सर? क्योंकि z को जैसे ही आपने x प्लस आयोटा y पुट किया ना, पंगा हो जाएगा क्योंकि डिग्री 4 है। तो पहले थोड़ा सॉर्ट आउट करो, उसके बाद देखते हैं क्या कर सकते हैं। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर मिल रहे हैं आपको यहां से, जिसमें पहले वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पॉजिटिव है, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट नेगेटिव है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो सेम रहेगा z की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड z के स्क्वायर का स्क्वायर, दैट इज 4 आयोटा z स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा z की पावर 4 माइनस मॉड z का स्क्वायर हो जाएगा z इंटू z बार, दैट इज स्क्वायर 4 आयोटा z स्क्वायर। मॉड z का स्क्वायर होता है z इंटू z का कॉन्जुगेट। ये हो जाएगा z की पावर 4 माइनस z स्क्वायर z के कॉन्जुगेट का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4 आयोटा z स्क्वायर। z नॉट इक्वल टू 0 कर दूं मैं यहां से, क्योंकि z 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें यहां से मिल रहे हैं, एक का रियल पार्ट पॉजिटिव है, एक का रियल पार्ट नेगेटिव है, तो z स्क्वायर खत्म हो गया, पूरी इक्वेशन से कैंसिल हो गया, या z स्क्वायर कॉमन निकल के खत्म हो गया। अब यहां पे हमें मिलेगा z स्क्वायर माइनस z बार का स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 आयोटा। ये फाइनल इक्वेशन बची। ये हमारे पास आ सकता है z स्क्वायर माइनस z बार, इसको लिख सकते हैं हम z इंटू z बार इंटू z माइनस z बार एंड दैट विल बी इक्वल टू 4 आयोटा। ठीक है सर, इसको अगर सॉल्व करेंगे, z हमारा x प्लस आयोटा y है, तो ये जाएगा x प्लस आयोटा y, वैसे आप डायरेक्टली भी जानते ही होंगे वो 2x होता है z प्लस z बार, और z माइनस z बार का मतलब x प्लस आयोटा y, x और y रियल है, मैं बार बार ये बात बोलूंगा आपको, एंड दैट इज इक्वल टू 4 आयोटा। इसको सॉल्व कर रहे हैं, x प्लस आयोटा y प्लस x माइनस आयोटा y, x प्लस आयोटा y माइनस x प्लस आयोटा y। ठीक है, x x कैंसिल हो गया, y आयोटा y से आयोटा y कैंसिल हो गया, दिस विल बिकम 2x एंड दिस विल बिकम 2 आयोटा y। इसका वैल्यू हो जाएगा 4 आयोटा के बराबर, आयोटा से आयोटा कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, दिस इज x y इज इक्वल टू 1। इसका मतलब समझ रहे हैं कि z1 और z2 इस पे लाई करेगा। ये क्या है सर? व्हाट इज दिस सर? ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? भाई तुम बताओ ये क्या है? xy इज इक्वल टू 1 क्या है? अब तुम बोलोगे सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। एब्सोल्युटली करेक्ट। इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात चल रही है भाई। देखो ये ज्योमेट्री का सवाल नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात चल रही है। आई एम टॉकिंग अबाउट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की बात चल रही है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो है वो आपका xy इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, वो टच नहीं होगा वहां पे। ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मतलब जो भी होगा z1 z2 इसी पे होगा। एक कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट पॉजिटिव है, यानी x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका यहाँ पे होगा, इस वाले पार्ट पे होगा, इस वाले पार्ट पे। z1 कहीं पे यहीं पे घूम रहा होगा इस कर्व पे, और z2 आपका इस वाले कर्व पे होगा, इस ब्रांच पे होगा, ब्रांच ऑफ द कर्व पे। आपको बताना है कि z1 और z2 कहां होंगे कि इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस हो, उसका स्क्वायर निकालना है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इन दोनों के बीच का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है तो वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग लाई करेगा, लाई करेगा। आप खुद देखिए, अगर मैं कॉमन नॉर्मल की बात करूं, एक तरह से वो एक्सिस ही होगी इसकी, और इसकी एक्सिस कौन है? y बराबर x। यस और नो? एक्सिस ही तो होगी, y बराबर x, इसी पे तो लाई करेगा। यानी क्या कहना चाहते हैं सर आप? ये कहना चाहता हूं कि z1 यहां पे लाई करेगा और z2 यहां पे लाई करेगा, तभी तो इनके बीच का मिनिमम डिस्टेंस आएगा। जी सर। अब z1 और z2 इस पे लाई कर रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को, कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम विल लाई बिटवीन द कॉमन नॉर्मल, and the common normal will be the axis of the rectangular hyperbola, and the equation of that will be y is equal to x. That means z1 and z2 will be lying on y is equal to x. Means to find z1 and z2 I will be putting y is equal to x in this equation. तो it will become x square is equal to 1. तो x का वैल्यू प्लस माइनस 1 मिलेगा, तो y का वैल्यू भी प्लस माइनस 1 मिलेगा। इसका मतलब z मेरे पास आ जाएगा 1, 1,
Z1 सॉरी, Z2 आ जाएगा -1, -1, यानी ये पॉइंट मेरे पास आ जाएगा 1, 1 और ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास -1, -1। बताओ इनके बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल लेंगे सर। बताओ मॉड ऑफ Z1 - Z2 कितना आएगा? वो आएगा सर √8 के बराबर। अरे निकाल लोगे ना, डिस्टेंस फॉर्मूला तो लगाना है दोनों पॉइंट्स के बीच का। तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ऑफ -1 का स्क्वायर यानी 4 प्लस का 4 √8 आएगा। पर मुझसे क्या पूछा था? इसका स्क्वायर पूछा था, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दें। स्क्वायर लगा देंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 के बराबर। तो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस सवाल का आंसर है 8 के बराबर। अगेन मैं बोलूंगा जेईई एडवांस 2020 का सवाल है, आसान सवाल था। आपको आइडेंटिफाई करना था कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी थी, यहाँ पे बस डराने के लिए बच्चे को क्या आदत लग गई थी कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयटा वाई हर सवाल में पुट करके वी कैन सॉल्व, तो उन्होंने डिग्री बढ़ा दी। जैसे डिग्री बढ़ाया कुछ बच्चों से सवाल नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि हम z को एक्स प्लस आयटा वाई पुट करेंगे, कुछ बच्चों ने दिमाग लगा लिया। सर ने बताया था कि मॉड z का स्क्वायर आप z इंटू जेड कॉन्जुगेट भी पुट कर सकते, तो आपको आंसर मिल जाएगा। आई थिंक दैट इज प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए। अगला सवाल बड़ा बेसिक सवाल है, मतलब बोला है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 विद रियल कोएफिशिएंट हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। तो प्योरली इमेजिनरी रूट है तो मैं px को क्या ले लूं? मैं px को ले लेता हूं ax स्क्वायर प्लस का b। यहां पे a और b सेम साइन के होंगे, सही बात है, सोच के देखो। प्योरली इमेजिनरी है ना, बोला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन px इज इक्वल टू 0 विद रियल कोएफिशिएंट हैज प्योरली इमेजिनरी रूट्स। तो बताना है p ऑफ px इज इक्वल टू 0 के कैसे रूट होंगे। ये हमारा px हो गया ax स्क्वायर प्लस b, जहां पे a और b सेम साइन के होंगे। अगर मैं p ऑफ px निकालूं, यहां पे p ऑफ px का मतलब हो गया a इंटू ax स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर प्लस का b। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो p ऑफ px का इक्वेशन क्या बनेगा, जरा देखते हैं। ये बनेगा a इंटू a स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab एक्स स्क्वायर प्लस का b। तो p ऑफ px जो इक्वेशन मिलेगा आपको, वो मिल जाएगा आपको a क्यूब एक्स की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b एक्स स्क्वायर। देख लो 2a स्क्वायर b एक्स स्क्वायर प्लस का ab स्क्वायर प्लस का b। चलो हम एक काम करते हैं, इसके रूट निकाल के देखते हैं, क्योंकि बोला है कि p ऑफ px के रूट्स कैसे होंगे। तो अगर मैं धाराचार्य फॉर्मूले से एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालूं तो वो आएगा, मतलब एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बन रही है, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? -b माइनस 2a स्क्वायर b माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट। देखिए आप, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर 2a स्क्वायर b का होल स्क्वायर माइनस 4a, a है आपका a क्यूब और c है आपका ab स्क्वायर प्लस b, ab स्क्वायर प्लस का b और नीचे दिया हुआ 2 टाइम्स a यानी a क्यूब। अगर मैं इसको सॉल्व करूं फर्दर तो क्या मिलेगा? देखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2a स्क्वायर b प्लस माइनस, देखिए क्या क्या कॉमन निकल सकता है। यहां पे a की पावर 4 बनेगा, मतलब a स्क्वायर तो कॉमन निकल सकता है, यहां भी 4 बनेगा, तो 2a तो कॉमन आ जाएगा। अब 2a कॉमन आया तो 4 बाहर चला गया, तो यहां बचेगा क्या? a स्क्वायर b बचेगा। एक तो सोच के देखो, a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा, क्योंकि a की पावर 4 था, 4 बाहर निकल गया तो 2 आ गया, a स्क्वायर बाहर निकल गया तो a आ गया, तो a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा, माइनस 4 बाहर चला गया, a स्क्वायर बाहर चला गया तो a बचेगा, तो माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। सही बात है। और माइनस का क्या बचेगा देख लो आप, माइनस का a भी बचेगा क्या? क्या मैं सही लिख रहा हूं? प्लीज चेक, प्लीज चेक, फिर से मैं चेक कर लेता हूं। b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b का होल स्क्वायर माइनस 4a और c। हमने यहां से कॉमन निकाला 4, तो 2 बाहर आ गया, और a स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो a स्क्वायर b स्क्वायर निकलेगा, माइनस यहां पे बचेगा a आपके सामने माइनस a, तो माइनस a स्क्वायर ab स्क्वायर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलेगा। और नीचे कितना आ जाएगा? 2a क्यूब, यही बचेगा, ये कैंसिल हो गया आपस में। तो यहां से एक्स स्क्वायर का वैल्यू जो आएगा 2 तो खत्म हो गया और a भी खत्म हो गया, तो माइनस का a b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस a b और डिवाइडेड बाय 2 तो खत्म हो ही चुका और a भी खत्म हो चुका है, a स्क्वायर बचेगा।
तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा मेरे सामने माइनस बी बाई ए टाई प्लस माइनस इसको अंडर रूट ए बी इंटू आयोटा लिख के अपॉन ए स्क्वायर लिख दो। अब यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर जो है ना वो इमेजिनरी नंबर आ रहा है, यस और नो? सही बात है, ए और बी तो रियल नंबर है यार, सेम साइन के। तो आप समझ पा रहे हैं कि यहां से जो रूट मिल रहे होंगे ना पी और पी एक्स के, भाई एक्स आपके एक्स स्क्वायर में आपका रियल पार्ट भी और इमेजिनरी पार्ट भी है, तो एक्स में भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आएगा। दैट मीन्स व्हाट? ओनली प्योरली इमेजिनरी रूट ना, ओनली रियल रूट्स, ऑल रियल रूट्स ना, टू रियल एंड टू प्योरली इमेजिनरी रूट्स ना। लास्ट देखिए, नाइदर रियल नॉर प्योरली इमेजिनरी रूट, दैट विल बी करेक्ट। ना तो रियल रूट मिल रहे हैं क्योंकि एक्स स्क्वायर में बेटा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, तो अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर मैं स्क्वायर रूट लूंगा जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट है, तो वो भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा जिसमें भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आएंगे। मींस एफ एक्स स्क्वायर इज गेटिंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर which is having a real part as well as imaginary part, and x will be a complex number who is having real part as well as imaginary part. That means मुझे यहाँ से जो सोल्यूशन मिल रहे हैं वो तो neither real nor purely imaginary roots मिल रहे हैं, राइट? लेट्स सी द आंसर। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन के बराबर, जो कि बिल्कुल सही है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है बच्चों? अगला सवाल बड़ा सिंपल सा सवाल है यार, जे एडवांस 2017 में पूछा हुआ है, देख लो। अगला सवाल बड़ा सिंपल सवाल है, जे एडवांस 2017 में पूछा हुआ है। कैसे सॉल्व करेंगे? a, b, x and y be real numbers such that a minus b का वैल्यू 1 है, y not equal to 0 if the complex number। ये तो कोई भी सॉल्व कर देगा, यस और नो? यहां साफ साफ बोला गया भाई कि इमेजिनरी ऑफ a z प्लस का b अपॉन z प्लस 1 इसका वैल्यू किसके बराबर दिया हुआ है? y। तो आपको बताना इसमें से कौन सी पॉसिबल वैल्यू होगी x की। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। मतलब ये सवाल तो हर बच्चे ने बना दिया होगा अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की होगी। सही बात है सर, कैसे बनाएंगे देखते। अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है, इस तरह से लिखा हुआ है। तो पहले तो मैं इसको काउंट कर लेता हूँ, इसको निकाल के देखता हूँ पहले। एक्स को जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई ले लेते, दिया हुआ भी है सवाल में कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो जेड को मैंने एक्स प्लस आयोटा वाई ले लिया, प्लस का बी अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस आयोटा वाई, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। अभी केवल इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट को बाद में वाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी प्लस का ए वाई आयोटा डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1 और प्लस का आयोटा वाई। इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास ए एक्स प्लस बी प्लस का ए वाई इंटू आयोटा मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर में है एक्स प्लस 1 माइनस का आयोटा वाई और डिवाइड बाय नीचे आ जाएगा एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। दैट्स सिंपल, दैट्स लाइक दैट, यस और नो? सही बात है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा डिनोमिनेटर में। अगर बात करें इमेजिनरी पार्ट की, व्हाट इज द इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट? जब ए वाई वाली क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होगी, यानी दैट मींस ए वाई इंटू एक्स प्लस 1, और ये माइनस आयोटा वाली क्वांटिटी जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो इमेजिनरी पार्ट बनेगा, यानी माइनस का वाई इंटू में ए एक्स प्लस बी और डिवाइडेड बाय दिस विल बी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और इसका वैल्यू किसके बराबर दे रखा है? वाई के। यस सर, न्यूमरेटर से y कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा केवल ax प्लस का a माइनस ए एक्स माइनस बी, उधर 1 बचेगा क्योंकि y से y कैंसिल हो चुका है। यहां होगा x प्लस वाई का 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। ओके सर, एक से x भी कैंसिल हो गया, a माइनस बी बचेगा। a माइनस बी का वैल्यू सवाल में दिया हुआ है कि a माइनस बी का वैल्यू 1 के बराबर है। तो अगर मैं फर्दर सॉल्व करूं इसको तो a माइनस बी का तो वैल्यू 1 हो गया क्योंकि LHS में a माइनस बी बच रहा है, एंड दैट विल बी इक्वल टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। मुझे किसका वैल्यू निकालना है? x का। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो हो जाएगा वो 1 माइनस वाई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, तो x प्लस 1 बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो x का वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, राइट? दैट विल बी द करेक्ट आंसर। तो मेरे हिसाब से सवाल काफी आसान था क्योंकि ये काम तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में काफी बार किया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट निकालना है तो इमेजिनरी पार्ट निकालना तो बहुत आसान होता है। तो इमेजिनरी पार्ट हमने निकाल लिया और उसको y के बराबर पुट करना था, दैट्स द क्वेश्चन। तो x का वैल्यू हमें मिल रहा है ये, तो x का एक वैल्यू मिलेगा मुझे -1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, और x का एक वैल्यू मिलेगा मुझे -1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। लेट्स चेक द ऑप्शन। -1 प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये वाला ऑप्शन। -1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी वाला ऑप्शन।
यानी मेरा सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का ए और डी ऑप्शन। लेट्स सी, ए और डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल बड़ा जबरदस्त सवाल, शानदार सवाल। थोड़ा सा मैं यहां पे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को एंटरटेन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमने मॉडुलस या कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस पे बेस्ड, कॉन्जुगेट पे बेस्ड, मॉडुलस पे बेस्ड, प्योरली इमेजिनरी पे बेस्ड काफी सवाल कर लिए, और मतलब जितने सवाल पूछे गए लगभग उतने कर लिए। बाकी आगे यूज होता रहेगा सवालों में, मतलब मिक्सिंग ऑफ दैट कॉन्सेप्ट होगा, बट प्योरली जो सवाल थे वो मैंने आपको करवा दिया, राइट। और मैं आपको पहले कह रहा हूं ये बात कि आई एम सॉल्विंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन, मतलब 2010 से लेकर 2023 तक जितने सवाल आए ना बेटू, एक भी सवाल नहीं छोड़ूंगा। गेटिंग माय पॉइंट? एक भी सवाल नहीं छोड़ेंगे, सब बताएंगे, ठीक है। दैट इज द प्लस पॉइंट, क्योंकि आपको सारे सवाल एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही जगह पे आपको सारे सवाल मिल जाएंगे, आपको इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, राइट। इसलिए यहां सवाल देखिए, z दिया हुआ -1 + √3 आयोटा बाई 2। हम जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, यानी 1 -1 + √3 आयोटा बाई 2 एंड अदर इज -1 - √3 आयोटा बाई 2, ठीक है। ओके, यानी z हमारा क्या है? ओमेगा। हमारा z क्या है बेटा? ओमेगा। सवाल बड़ा शानदार है, देखिए आप। r और s का वैल्यू दिया हुआ है 1, 2, 3। I be the identity matrix of order 2, then the total number of ordered pair r, s for which p square is equal to -i। स्टार्ट यहीं से करेंगे भाई, यही तो इक्वेशन दे रखी है कि p स्क्वायर का वैल्यू -i के बराबर होना चाहिए। p स्क्वायर इज इक्वल टू -i। लिसन, p स्क्वायर का मतलब क्या होगा? -z की पावर r, z की पावर 2s, z की पावर 2s, z की पावर r, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर से p से, -z की पावर r, z की पावर 2s, z की पावर 2s, z की पावर r, एंड दैट विल बी इक्वल टू -i। i क्या होता है? 1 0 0 और 1, तो -i हो जाएगा -1 0 0 एंड -1। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा? लेट्स सी, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, तो -z की पावर ही हो जाएगा 2r प्लस z की पावर 4s। अगला हमें मिलेगा -z की पावर r इंटू z की पावर 2s प्लस z की पावर 2s इंटू z की पावर r। नेक्स्ट हमें मिलेगा z की पावर 2s इंटू में -z की पावर r प्लस z की पावर r इंटू z की पावर 2s। और अगला एलिमेंट मिलेगा हमें z की पावर 4s प्लस z की पावर 2r, एंड दैट विल बी इक्वल टू -1 0 0 और -1। दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं? जब उनके एलिमेंट्स आपस में कॉन्जुगेट, मतलब उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होते हैं। तो यहां से दो कंडीशंस बन रही है, आप देखिएगा। अच्छा, -z की पावर 2r है ना बेटू, तो अल्टीमेटली इवन पावर ही है, क्योंकि r का वैल्यू 1 2 3 है, तो इवन पावर है ये, तो ये z की पावर 2r ही लिख सकता हूं। तो ये z की पावर 2r प्लस z की पावर 4s है, और ये भी z की पावर 2r प्लस z की पावर 4s है, और दोनों का वैल्यू करस्पॉन्डिंगली -1 है। तो एक इक्वेशन तो यही बनेगी कि z की पावर 2r प्लस z की पावर 4s ये 1 होना चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली, सॉरी -1 होना चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली ये जो दोनों वैल्यूज हैं, इसको देखिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, मतलब ये जो इक्वेशन दिखाई दे रही है, ये जो दिखाई दे रही है, दोनों सेम है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? -1 की पावर r, z की पावर r, z की पावर 2s प्लस z की पावर r, z की पावर 2s, इसका वैल्यू 0 आएगा। यहां से -1 की पावर r को अलग कर दिया, तो z की पावर r इंटू z की पावर 2s प्लस z की पावर r इंटू z की पावर 2s। तो यहां से मैं z की पावर r इंटू z की पावर 2s कॉमन निकालू, तो यह आ जाएगा -1 की पावर r प्लस का 1, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो हमें ये दिखाई दे रही है, राइट, और एक इक्वेशन हमें ये दिखाई दे रही है। ये दोनों इक्वेशन हमारे सामने है। अगर हम इस इक्वेशन की बात करें, स्टार्ट यहां से करते हैं, z की पावर r इंटू z की पावर 2s -1 की पावर r प्लस का 1, ये 0 होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा एक बात, अगर z ओमेगा है आपके पास, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये भी ओमेगा है, ये भी ओमेगा है, यानी ओमेगा की पावर r प्लस 2s हो जाएगा,
ये हो जाएगा -1 की पावर r प्लस का 1 दैट विल बी इक्वल टू 0। एज यू कैन सी r और s का वैल्यू 1 2 3 है, ये क्वांटिटी कभी 0 हो ही नहीं सकती। समझ रहे हैं इस बात को? ये क्वांटिटी कभी 0 नहीं हो सकती। इसका मतलब ये क्वांटिटी को 0 क्यों नहीं 0 हो सकती सर? चलो r को 1 ले लो, फिक्स करो, r को 1 फिक्स कर दिया, मैं लिख के दिखाता हूं। r को 1 फिक्स कर दिया, r को 1 फिक्स कर दिया और s को लेते जाओ, s को 1 ले लो, फिर s को 2 ले लो, फिर s को 3 ले लो। ये ओमेगा की पावर 3 बनेगा, उसका वैल्यू 1 होता है। ये ओमेगा की पावर 5 बनेगा, वो ओमेगा स्क्वायर होता है। ये ओमेगा की पावर कितना बनेगा 7, जो ओमेगा होता है। ये कभी 0 थोड़ी हो सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं इस बात को? ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना? ये क्वांटिटी कभी 0 नहीं हो सकती बेटू। दिस कैन नॉट बी इक्वल टू 0। अब ये क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती तो 0 कौन होगा? 0 ये वाले भाई साहब होंगे। कौन से वाले भाई साहब? -1 की पावर r प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये कब 0 होगा बताइए? -1 की पावर r, बड़ा जबरदस्त सवाल है, खूबसूरत सवाल है ये। -1 की पावर r प्लस 1 0 कब होगा? जब r का वैल्यू 1 होगा और 3 होगा। r बराबर 2 पे थोड़ी ना 0 होगा, r का वैल्यू 1 होगा और 3 होगा। यानी मुझे r की दो वैल्यू मिल गई, मुझे r और s की वैल्यूज बतानी कितनी आएगी। अब यानी आंसर अब तुक्का मार सकते हैं, या तो आंसर 2 आएगा, है ना? मतलब ज्यादा भी आ सकता है कि r की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग s की कितनी वैल्यू मिलती है वो भी देखना पड़ेगा। चलो देखते हैं। r का वैल्यू 1,3 है। अब देखते हैं क्या हो रहा है। इस इक्वेशन को भी तो साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करना चाहिए। तो r का वैल्यू मेरे पास 1,3 है और जो मेरे पास इक्वेशन है वो है z की पावर 2r प्लस z की पावर 4s दैट इज इक्वल टू -1। इसको एनालाइज करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ r, क्योंकि एक इक्वेशन जो हमने सॉल्व करी उससे r की दो ही वैल्यू मिलेगी। यानी वो इक्वेशन r की केवल दो ही वैल्यूज के लिए सेटिस्फाई हो सकती है, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं हो सकती। तो उसी वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम ये चेक करेंगे, उन्हीं वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग वी विल बी चेकिंग दिस। चलो केस नंबर 1 लेते हैं कि जब r का वैल्यू 1 हो जाए। अगर मैं r का वैल्यू 1 ले लूं तो ये मुझे दिखाई देगा z का स्क्वायर प्लस z की पावर 4s दैट इज इक्वल टू -1। सही बात है। s का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 1 2 3। तो एक इक्वेशन बनेगी z स्क्वायर प्लस z की पावर 4 -1 होगा। r का s का वैल्यू अगर 2 लूंगा तो z स्क्वायर प्लस z की पावर 8, ये -1 होगा। r का वैल्यू अगर s का वैल्यू अगर 3 लूंगा तो ये बनेगा z का स्क्वायर प्लस z की पावर 12, ये -1 होगा। जरा ध्यान से देखिएगा, z स्क्वायर मतलब ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा, समझ रहे हैं? आपको एक बात पता होगी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू 0 आता है, यानी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -1 आता है। तो ये तो ओमेगा स्क्वायर हो गया और ये ओमेगा की पावर 4 है और ओमेगा की पावर 3n के मल्टीपल का वैल्यू हमेशा कितना आता है? 1। तो ये ओमेगा की पावर 4 है, उसको लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। तो ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो गया, तो ये ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? यहां से देखो -1 होता है, तो ये सही है। ये कब मिला? जब s का वैल्यू 1 था। एक ऑर्डर्ड पेयर मिल गया हमें, r बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग s बराबर 1। यहां देखिए ये ओमेगा स्क्वायर हो गया और इसको लिख सकता हूं ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा की पावर 6 1 हो गया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर, कभी -1 नहीं हो सकता। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि ओमेगा की पावर 12 3 का मल्टीपल है ना, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। यहां से देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा? माइनस ओमेगा, -1 तो नहीं आएगा, तो ये भी रिजेक्ट हो गया। यानी r बराबर 1 के करस्पॉन्डिंग मुझे एक ही ऑर्डर्ड पेयर मिला है जब r 1 हो जाए और s 1 हो जाए। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट पार्ट, जब r का वैल्यू क्या हो जाए? 3। अगर मैं केस नंबर 2 की बात करूं तो r का वैल्यू 3 हो गया। अगर r का वैल्यू 3 हो गया इसका मतलब z की पावर 6 हो जाएगा ये, और z की पावर 4s इज इक्वल टू -1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? r का वैल्यू तो 1 होगा या फिर 3 होगा। जब मैंने r का वैल्यू 3 ले लिया तो z की पावर 6 हो गया, तो z की पावर 6 तो हमेशा 1 होगा। तो 1 प्लस z की पावर 4s इज इक्वल टू -1, यानी z की पावर 4s इज इक्वल टू -2, क्योंकि z की पावर 6 का मतलब क्या होता है? फिक्स हो गया ना, ओमेगा की पावर 6 दैट इज 1। अच्छा अब देखिएगा, s का वैल्यू 1 2 3 पुट करो, s का वैल्यू 1, s का वैल्यू 2 और s का वैल्यू 3। जब s का वैल्यू 1 होगा उसके करस्पॉन्डिंग z की पावर 4 इज इक्वल टू -2, s का वैल्यू 2 होगा तो z की पावर 8 इज इक्वल टू -2, और s का वैल्यू अगर 3 होगा तो z की पावर 12 इज इक्वल टू -2। इसमें से कोई भी पॉसिबल नहीं होगा, राइट? व्हाई सर?
z की पावर 4 माइनस 2 मतलब ओमेगा की पावर 4 माइनस 2, ओमेगा की पावर 4 माइनस 2 का मतलब हो गया ओमेगा माइनस 2, नॉट पॉसिबल। ओमेगा की पावर 8 का मतलब क्या हो गया, ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 6 तो 1, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2, ओमेगा स्क्वायर इज -1 माइनस रूट 3 आइडा बाई 2 ना बेटू, एंड ओमेगा दिस इज 1, 1 कैन नॉट बी इक्वल टू -2 बिकॉज z की पावर 12 लिखा हुआ है, तो z की पावर 12 का मतलब ओमेगा की पावर 12 दैट इज इक्वल टू 1, तो यहां से कुछ भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब मुझसे सवाल में पूछा क्या क्या था, देन द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर r कॉमा s फॉर which p स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस साइन, एक ही ऑर्डर्ड पेयर मिलेगा, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वन ऑर्डर्ड पेयर, ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर, समझ में आई बात, ओनली वन ऑर्डर्ड पेयर, हैव यू ऑल गॉट इट? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त सवाल था, इसको मैनेज करना, मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं था, आपको बहुत सारी कैलकुलेशंस देखनी थी इस सवाल में। दिस इज द डिफिकल्ट क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द अदर क्वेश्चन, जेईई एडवांस 2018 का सवाल, जो कि फिर से आसान नहीं है ना। चलिए सॉल्व करते हैं, सवाल को पढ़िए आप आराम से, सवाल में क्या लिखा है। लेट s, t, r be the non-zero complex number and let L be the set of solutions z is equal to x plus iota y। एक इक्वेशन दे रखी है। अच्छा यहां पे एक बात ध्यान रखना, एस टी आर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है, और z बार x माइनस आयोटा y यानी z x प्लस आयोटा y, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। ठीक है अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो क्या लिखा हुआ है, देखिए ये लिखा हुआ है s इंटू जेड प्लस t इंटू जेड बार प्लस का r दैट इज इक्वल टू 0। मुझे बोला गया कि एस टी आर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, z तो खुद कॉम्प्लेक्स नंबर है ही सही, एस टी आर भी कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये 0 के बराबर दिया हुआ है। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं s को ले लेता हूं s1 प्लस आयोटा s2, चलेगा। t को ले लेता हूं t1 प्लस आयोटा t2, और r को ले लेता हूं मैं r1 प्लस आयोटा r2, राइट। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया इनको। नॉट व्हाट वी बी डूइंग, विल बी सब्स्टिट्यूटिंग दैट। तो मुझे क्या मिलेगा देखिएगा, s1 प्लस आयोटा s2 इंटू में z यानी x प्लस आयोटा y। कैलकुलेटिव सवाल है बेटा, देखिए, और t का वैल्यू आएगा t1 प्लस आयोटा t2 इंटू में z का कॉन्जुगेट दैट इज x माइनस आयोटा y प्लस r यानी दैट इज r1 प्लस आयोटा r2 दैट विल बी इक्वल टू 0। लेट्स सॉल्व इट। ये मिलेगा s1 x माइनस s2 y प्लस आयोटा s2 x प्लस आयोटा s1 y। चेक करें, आयोटा s1 y प्लस आयोटा s2 x प्लस का ये मिलेगा t1 इंटू x प्लस t2 इंटू y माइनस आयोटा t1 इंटू y प्लस आयोटा t2 x और प्लस का r1 प्लस आयोटा r2 दैट विल बी इक्वल टू 0। व्हाट विल बी डूइंग हियर, हम यहां पर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग कर रहे हैं। रियल पार्ट कितना है, s1x माइनस s2y प्लस t1x प्लस t2y एंड दैट विल बी प्लस का r1 प्लस आयोटा अगर मैं कॉमन निकालूंगा तो ये मिलेगा s2x प्लस s2x प्लस s1y माइनस का t1y प्लस का t2x प्लस का r2 दैट विल बी इक्वल टू 0, दैट विल बी इक्वल टू 0। गेटिंग माय पॉइंट, ये 0 के बराबर होगा। ठीक है अगर मैं इसमें से x कॉमन निकालूं तो ये ऐसा दिखाई देगा, देखिए s1 प्लस t1 इंटू एक्स प्लस y अगर मैं कॉमन निकालूं दिखाई देगा मुझे t2 माइनस s2 प्लस का r1 दैट इज इक्वल टू 0। ये 0 क्यों किया, क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये इसका रियल पार्ट है, क्योंकि s1 t1 s2 t2 x y सब रियल है, तो ये पूरा रियल पार्ट है, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट प्लस आयोटा टाइम मतलब a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू 0, दैट मींस a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, तो इसको भी 0 कर दिया। इसको 0 करेंगे अगर, एक इक्वेशन तो ये मिली, इसको 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए x अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो ये मिलेगा s2 प्लस t2 इंटू में x, सही बात है x कॉमन निकाला, y कॉमन निकालेंगे तो s1 माइनस t1 मिलेगा और प्लस का r2 दैट विल बी इक्वल टू 0। ये हमारी दूसरी इक्वेशन मिलेगी, दिस विल बी द सेकंड इक्वेशन। ये दोनों आपको कैसी दिखाई दे रही है, अगर मैं अगली स्लाइड पे लिखूं इसको
तो ये ऐसे दिखाई देगा, S1 प्लस T1 इंटू में x प्लस का y इंटू में T2 माइनस S2। देखिए जब बड़े सवाल होते हैं ना तो कैलकुलेशन मिस्टेक करने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, कि हम कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं। S2 प्लस T2 इंटू एक्स सभी कर देते हैं यार, हम भी कर देते हैं, ऐसे कोई बड़ी बात थोड़ी है। S2 प्लस T2 इंटू एक्स प्लस का y इंटू S1 माइनस T2, S1 माइनस T1। तो उसके लिए परेशान नहीं होना, यू कैन अवॉइड सिली मिस्टेक्स बट यू कैन कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते उसको, बहुत मुश्किल होता है सिली मिस्टेक्स को इग्नोर करना, हो जाती है वो अपने आप। अब ऑप्शन देखिए, तो दो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है, दो स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है। इसमें क्या बोला गया देखिए, STR be the non-zero complex number, L be the set of the solutions, L be the set of solutions of the equation, L इसका solution है, L इसका solution है। तो आपको बताना है क्या होगा, solution का मतलब समझ रहे हैं, x और y का वैल्यू निकालना है आपको। और यहां पे आपको दिख रहा है कि यहां से हमें दो लाइंस की इक्वेशन दिखाई दे रही है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि लाइंस ऐसी हो जाए या ऐसी हो जाए, यानी इंटरसेक्टिंग हो जाए, पैरेलल हो जाए, या फिर कोइंसिडेंट हो जाए। सही बात है, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है लाइन के साथ। तो ये दो लाइंस के लिए पॉसिबिलिटीज पूछी गई है। यहां पे कितने सोल्यूशन मिलेंगे, एक, यहां पे एक सोल्यूशन मिलेगा, यहां पे नो सोल्यूशन मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, और यहां पे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। ये तो सबको पता है ये बात, तो कि दो लाइंस को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे कैसे सोल्यूशन मिलेंगे, एक तो सिंगल सोल्यूशन मिलेगा, दो लाइंस पैरेलल हो जाएगी, वी विल बी गेटिंग नो सोल्यूशन एंड इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। अब ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन क्या है, अगर L का एग्जैक्टली वन एलिमेंट है तो मॉड S और मॉड T बराबर नहीं आएंगे, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ S मैग्नीट्यूड ऑफ T के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली वन एलिमेंट, इसका मतलब ये वाला केस, ए ऑप्शन की बात कर रहा हूं, एग्जैक्टली वन एलिमेंट का मतलब ये वाला केस, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग है तो स्लोप बराबर नहीं आएंगे। भाई ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कब करेगी, एक प्लेन में, जब दोनों के स्लोप बराबर नहीं होंगे। तो स्लोप बराबर मत करो, यानी माइनस टाइम ऑफ पहली लाइन का स्लोप क्या आएगा, सभी को पता होना चाहिए स्लोप कैसे निकालते हैं, T2 माइनस S2, ये बराबर नहीं आएगा किसके, माइनस टाइम्स ऑफ S2 प्लस T2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस T1। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो S1 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर दैट शुड नॉट बी इक्वल टू, दिस विल बी T2 स्क्वायर माइनस का S2 स्क्वायर। यहां से हमें मिल जाएगा S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर दैट विल नॉट बी इक्वल टू T1 का स्क्वायर प्लस T2 का स्क्वायर। व्हाट इज दिस, दिस इज मॉड S का स्क्वायर दैट इज नॉट इक्वल टू मॉड T का स्क्वायर। तो मॉड S का स्क्वायर मॉड T का स्क्वायर के बराबर नहीं आ रहा है, यानी मॉड S और मॉड T बराबर नहीं है। अब मॉड S और मॉड T बराबर नहीं है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो गया कि अगर L में एग्जैक्टली एक एलिमेंट था, यार दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो सोल्यूशन क्या मिलेगा, जब दोनों के स्लोप बराबर नहीं होंगे तभी तो इंटरसेक्ट करेगी, तो मैंने दोनों लाइंस के स्लोप बराबर नहीं किए। फिर अगला है, इफ मॉड S इज इक्वल टू मॉड T देन L हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स। इस पे जाते हैं, मॉड S इज इक्वल टू मॉड T का मतलब क्या हुआ, मॉड S इज इक्वल टू मॉड T का मतलब ये हो गया कि दोनों के स्लोप बराबर है। अगर दोनों के स्लोप बराबर है तो कौन सा केस बनेगा, तो उस केस में तो पैरेलल केस बन सकता है, इनफाइनाइट वाला भी बन सकता है। अगर दोनों के स्लोप बराबर है तो यू विल बी गेटिंग नो सॉल्यूशन एज वेल एज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, बट इन द ऑप्शन इट इज गिवन दैट इफ मॉड S इज इक्वल टू मॉड T देन L हैज इनफाइनाइटली मेनी एक्शन। ना, गलत बात, मतलब नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। द नंबर, पहले फोर्थ पार्ट को देख लेते हैं, इफ L हैज मोर देन वन एलिमेंट देन L हैज इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट। बिल्कुल सही बात है, ये तो परफेक्ट सही होगा कि L में अगर एक से ज्यादा एलिमेंट है, एक से ज्यादा एलिमेंट है तो फिर वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस ही है। सही बात है। सी ऑप्शन देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन L इंटरसेक्शन Z माइनस वन प्लस आयोटा। देखिए क्या लिखा हुआ है, L का इंटरसेक्शन मैग्नीट्यूड ऑफ Z माइनस वन प्लस आयोटा, यही लिखा हुआ है इज इक्वल टू 5। L क्या है, दो लाइंस है, ये क्या है, एक सर्कल है। भाई आप जानते हैं ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मॉड ऑफ Z माइनस Z नॉट इज इक्वल टू R। ये एक सर्कल होता है जिसका सेंटर जो होता है वो होता है Z नॉट और रेडियस R होती है। तो सवाल में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, उसने बोला है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इज एट मोस्ट 2, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकते हैं। देखो अगर दोनों लाइंस इस तरीके से सर्कल को इंटरसेक्ट करें तो एक ही सोल्यूशन मिलेगा।
अगर दोनों लाइंस कोइंसिडेंट हो जाए यानी एक के ऊपर एक हो जाए तो सर्कल के साथ कितने सोल्यूशन मिलेंगे? 2 सोल्यूशन मिलेंगे। तो क्या वो सही बात आपको दिखाई दे रही है? क्या वो सही बात दिखाई दे रही है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एल इंटरसेक्शन, एल मतलब ये जो आपका सेट है लाइंस का, और ये सर्कल के साथ मैक्सिमम 2 ही पॉइंट इंटरसेक्शन आ सकते हैं, कॉमन पॉइंट आ सकते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, जब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होंगे तो ये दो जगह पे एक दूसरे को कट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन भी इसका सही हो जाएगा। अनदर अमेजिंग क्वेश्चन जे एडवांस 2018 में पूछा गया था। लेट्स सी द आंसर। इसका आंसर होगा ए, सी एंड डी। क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल आर्गुमेंट की बात करते हैं। और भी क्वेश्चन आएंगे क्यूब रूट ऑफ एन, रूट ऑफ यूनिटी पे मैं करवाऊंगा, पहले आर्गुमेंट के कुछ सवाल देख लेते हैं। यहां पे बोला गया फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा c plus iota d let argument of omega, यानी प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात चल रही है, और अल्फा बीटा भी रियल नंबर सच दैट फॉर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to x plus iota y satisfy argument of z plus alpha upon z plus beta is equal to pi by 4, then the ordered pair x comma y lie on the circle। ठीक है यार, अगर ये है ना, मतलब एक तरह से उसने खुद ने कह दिया कि अगर इस तरह से लिखा हुआ है तो इसका लोकस सर्कल आएगा, यही तो कहना चाह रहा है वो। द ऑर्डर्ड पेयर लाइज ऑन द सर्कल, यानी z का अगर मैं x प्लस आयोटा y पुट करूंगा यहाँ पे और इसको सॉल्व करूंगा तो सर्कल आएगा, यानी इसका जो लोकस आएगा यू विल बी गेटिंग सर्कल। क्लियर है? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा अपॉन z प्लस बीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। द ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y, आपको बताना है कि x कॉमा y क्या होगा। नहीं, ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा y लाई ऑन द सर्कल, तो आपको बताना अल्फा और बीटा क्या होगा। सॉरी माय मिस्टेक। जे एडवांस 2021 का सवाल है यार, सिंपल सी बात है। आप मुझे एक बात बताओ, ये ऐसे लिखा हुआ है आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस अल्फा अपॉन z प्लस बीटा, इसका वैल्यू कितना दे रखा है? सॉरी, इसका वैल्यू कितना दे रखा है? पाई बाय 4 दे रखा है। अब इसका वैल्यू अगर पाई बाय 4 दे रखा है, पाई बाय 4 लिख दो ना यहाँ पे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं देखो अल्फा और बीटा रियल नंबर है, यहां पे ध्यान रखना, अल्फा और बीटा रियल नंबर है, सवाल में दिया हुआ है कि अल्फा और बीटा रियल नंबर है, तो z को मैं ले लूं x प्लस आयोटा y, तो इसको मैं x प्लस अल्फा प्लस आयोटा y लिख सकता हूं, माइनस आर्ग्यूमेंट इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस बीटा प्लस का आयोटा y, एंड दैट विल बी इक्वल टू पाई बाय 4। व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस? आर्ग्यूमेंट कैसे निकालते हैं? tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x प्लस अल्फा माइनस, एक मिनट, बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा tan इनवर्स के अंदर y अपॉन x प्लस बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू, दिस इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, एंड दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स के अंदर x माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। सही बात है, एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाय 4। आप समझ सकते हैं कि tan इनवर्स उधर जाएगा तो tan पाई बाय 4 बन जाएगा, उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स प्लस अल्फा माइनस y अपॉन एक्स प्लस बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस y अपॉन एक्स प्लस अल्फा इंटू में y अपॉन एक्स प्लस बीटा, एंड दैट इज इक्वल टू 1। यहां पे ये मिलेगा आपको एक्स वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का बीटा वाई माइनस का एक्स वाई माइनस का अल्फा वाई होल डिवाइडेड बाय दिस विल बी एक्स प्लस अल्फा इंटू में एक्स प्लस बीटा और प्लस का वाई स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 1। एक्स वाई से एक्स वाई तो कैंसिल हो गया, ये मिलेगा बीटा वाई माइनस अल्फा वाई, दैट विल बी इक्वल टू, यार माइनस को इधर एडजस्ट करते तो ज्यादा बेटर रहेगा, लाइक दिस, उधर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। कहने का मतलब इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा वाई माइनस बीटा वाई, एंड दैट विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करो उधर 1 ही है, एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा एक्स प्लस का बीटा एक्स प्लस का अल्फा बीटा प्लस का वाई स्क्वायर, सबको उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स, अगर वाई स्क्वायर लिख लें बेटू, पहले वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का एक्स कॉमन निकालूंगा तो अल्फा प्लस बीटा प्लस का वाई कॉमन निकालूंगा तो दिस विल बी बीटा माइनस अल्फा और प्लस का अल्फा बीटा, दैट इज इक्वल टू 0। वी हैव टू कंपेयर विद व्हिच इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5x माइनस 3y प्लस 4,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 5x माइनस 3y प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 0. इफ यू कंपेयर इट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4. और कंपेयर करो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5. और कंपेयर करो बीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3. सही बात है. यानी अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 3. प्लीज चेक, मैंने कुछ गलती तो नहीं कर दी. प्लीज चेक कहीं गड़बड़ हुई है क्या. कैलकुलेशन मिस्टेक देखो. ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस का बीटा वाई. अल्फा पहले आ रहा है ना. और एक्स वाई प्लस का बीटा वाई माइनस एक्स वाई माइनस का अल्फा वाई. हाँ, ये -1 यहां आया कैसे. मिस्टेक पकड़ी गई. ये +1 है, ये +1 है. इधर मैं हटा दूं इसको भी फिलहाल के लिए. 1 मिनट दीजिए मुझे, मैं सही करता हूं, है ना. कुछ मिस्टेक हो गई. मिस्टेक हुई प्लस माइनस में. वो -1 कैसे आएगा. वहां तो +1 आएगा ना बेटू. वहां -1 थोड़ी आएगा. डेट विल बी +1. तो +1 था, तो ये आ जाएगा बीटा वाई माइनस अल्फा का वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने. So this will become x square plus y square. If you take out x common, this will be alpha plus beta. If you take out y common, this will be alpha minus beta. Plus का alpha beta is equal to 0. हमें compare करना था. Let me memorize x square plus y square. I think that is plus का 5x minus का 3y plus का 4 is equal to 0. तो alpha into beta का वैल्यू यहाँ से 4 मिलेगा. alpha plus beta का वैल्यू यहाँ से 5 मिलेगा. और अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू -3 मिलेगा. अगर दोनों को ऐड कर दे मैं तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 मिलेगा. तो अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू 1 आ जाएगा. तो यहाँ से बीटा का वैल्यू जो है 4 आ जाएगा. यानी अल्फा 1 है और बीटा 4 है. अल्फा आपका 1 है और बीटा आपका 4 है. इसका मतलब क्या होगा. अल्फा इंटू बीटा 4 हो जाएगा. अल्फा -1 नहीं है. दिस इज रॉन्ग. अल्फा इंटू बीटा -4 आएगा. रॉन्ग. बीटा इज इक्वल टू 4. करेक्ट. यानी इसका सही जवाब होगा बी और डी ऑप्शन. तो डील कैसे करना था भाई. सिंपल सी बात है. आर्गुमेंट ऑफ z प्लस अल्फा अपॉन z प्लस बीटा इज इक्वल टू π/4. इसका एक तरीका और होता है मेजर सेगमेंट वाला. वो आपको आगे वाले वॉल्यूम में सिखाएंगे ज्योमेट्री के थ्रू. तो आर्गुमेंट ऑफ z प्लस अल्फा अपॉन z प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू π/4. हमने कुछ नहीं करना था. z को अल्फा और बीटा रियल नंबर थे. z को x प्लस आयोटा y लिखा. tan इनवर्स की फॉर्म में उसको लिख दिया. tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा दिया. दैट इज tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy. उस इक्वेशन को सॉल्व करा. हमें डायरेक्टली एक सर्कल मिला और उस सर्कल के साथ हमने कंपेयर कर दिया. तो हमें अल्फा और बीटा दोनों ही मिल गए. राइट. क्लियर. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल क्या है बच्चों. देखिए बी और डी का हमने बी और डी कर दिया ना उसका सही आंसर. लेट्स चेक बी और डी इज करेक्ट आंसर. लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला सवाल क्या. यहां पे बोला गया z1 एंड z2 बी टू डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर. लेट z इज इक्वल टू. देखिए ध्यान से z क्या दिया हुआ है. z दिया हुआ है 1 माइनस t इंटू में z1 प्लस का t इंटू में z2. ऐसे दिया हुआ है. t का वैल्यू 0 से 1 के बीच में है. यह सवाल में पहले से दिया हुआ है. t का वैल्यू 0 से 1 के बीच में. If argument of omega denote the principal argument of a non-zero complex number omega, then w जो भी है mod of z minus z1 यानी z और z1 के बीच का जो डिस्टेंस है, z और z2 के बीच का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस बराबर आना चाहिए z1 और z2 के बीच के डिस्टेंस के. पहली बात. z माइनस z1 का जो आर्ग्यूमेंट है वही आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 होना चाहिए. तीसरी बात, इस तरह का कुछ क्वांटिटी लिखा हुआ है. आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 बराबर z2 माइनस z1 ये बराबर होना चाहिए. ठीक है, चलिए देखते हैं. क्या मैं z को ऐसे लिख सकता हूं. इफ यू अलाउ मी टू राइट. बोलो, सोच के देखो. ऐसे लिख सकते हैं. सॉरी, यहां पे मुझे t लिखना पड़ेगा. अगर मैं यहां पे t लिख दूं तो ऐसे लिख सकता हूं. देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है. सेक्शन फॉर्मूला जैसा. आपको सेक्शन फॉर्मूला जैसा कुछ दिखाई दे रहा है. अगर मैं इसको z बोल दूं, इसको z1 बोल दूं, इसको z2 बोल दूं, इसको नाम दे दूं कुछ, इसको p नाम दे दूं, इसको a नाम दे दूं और इसको b नाम दे दूं, और मैं इसको बोल दूं कि ये रेशियो जो है ना वो t:1 माइनस t है. तो क्या होगा. देखो आप क्या होगा. 1 माइनस t इंटू z1 प्लस t इंटू z2 अपॉन t प्लस 1 माइनस t. लिख सकता है ऐसे. उसने ऐसे तो लिख के दिया है. सर ये एनालाइज कैसे करा. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. राइट. तो यहाँ पे P और B दिया हुआ है. A पॉइंट है t:1 माइनस t. ये हमारा Z पॉइंट है, ये हमारा Z1 और Z2 है. क्या हम इस तरह से लिख सकते हैं. बिल्कुल सही. यानी ये जो Z1 और Z2 और Z है एक लाइन पे होंगे, और Z जो है वो Z1 और Z2 को जोड़ने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा. t:1 माइनस t में.
गेटिंग माई पॉइंट? राइट। अब यहां पे एक चीज ऑब्जर्व करिए आप, क्या मैं यहां पे एक बात बोल सकता हूं कि z माइनस z1 के बीच की जो दूरी है और z माइनस z2 के बीच का जो दूरी है वो z1 माइनस z2, z1 और z2 के बीच की दूरी के बराबर होगा। कहने का मतलब PA प्लस का AB z माइनस z इज इक्वल टू PB। सही बात है, ये तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, इक्वेशन को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं था, पर दिखाई दिया आपको ये बात। कैन यू सी दिस के PA प्लस का AB इज इक्वल टू PB, यानी पहला ऑप्शन तो सही हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस z1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस z2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस z2। अच्छा, अगले ऑप्शन पे आते हैं। आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2, z से z2, z से z1 ये बराबर होंगे। बताओ क्या होगा? क्या ये सही बात है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 बराबर होगा आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2। क्या ये सही बात है? नहीं। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा आर्ग्यूमेंट का? पाई का। एक इस तरफ है z माइनस z2, z माइनस z1। सही बात है, इतना समझ पा रहे हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 माइनस z1। ये तो सही बात है, सही बात है। इसका मतलब ये हुआ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 ये 0 है। सही बात है ना? अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 ये प्योरली रियल हुआ। एक तरह से आर्ग्यूमेंट ही 0 हो गया तो प्योरली रियल। इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा। सही बात है कि नहीं? अगर ये इसके कॉन्जुगेट के बराबर होगा तो लिख दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां मिलेगा z माइनस z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट माइनस z1 का कॉन्जुगेट माइनस, या उस तरफ ले जाओ या माइनस ही ले लो, इधर लेके आ जाओ सबको। ये हो जाएगा z का कॉन्जुगेट माइनस z1 का कॉन्जुगेट इनटू में z2 माइनस z1 एंड दैट विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखा जाएगा शायद। देखिए z माइनस z1, यहां पे z बार माइनस z1 का बार, यहां पे z2 माइनस z1, चेक कर ले यहां पे एक बार, और यहां पे z2 का कॉन्जुगेट माइनस z1 का कॉन्जुगेट दैट विल बी इक्वल टू 0। सॉल्व करें इसको तो z माइनस z1 इंटू z2 का कॉन्जुगेट माइनस z1 का कॉन्जुगेट माइनस z का कॉन्जुगेट माइनस z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 माइनस z1। इसका मतलब सी ऑप्शन भी सही है और डी ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन तो सही है ना? आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 और z2 माइनस z1 सेम ही आएगा, राइट? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों ACD। क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल बहुत आसान है यार। ओमेगा भी द कॉम्प्लेक्स नंबर cos 2 pi by 3 plus iota sin 2 pi by 3 then the number of distinct complex number z satisfy is। देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे है ना, cos 2 pi by 3 का मतलब क्या हुआ? दिस इज माइनस हाफ है ना, माइनस हाफ प्लस का आयोटा रूट 3 by 2। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? ओमेगा लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे जो ओमेगा है मतलब ओमेगा ही है वो एक तरह से। तो देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z जो उसको सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले आप एक ऑपरेशन लगाइए इसमें, r1 गोज टू r1 प्लस r2 प्लस r3। सही बात है। अगर मैंने ये ऑपरेशन लगाया यहाँ पे तो क्या होगा? देखिएगा, ये मिलेगा z प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये भी मिलेगा z प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ये भी मिलेगा z प्लस ओमेगा प्लस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। बाकी सब सेम रहेगा। दिस विल बी ओमेगा, दिस इज z प्लस ओमेगा स्क्वायर एंड दिस विल बी 1, दिस विल बी ओमेगा स्क्वायर, दिस विल बी 1, दिस इज z प्लस ओमेगा। अब चूंकि वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, इसका मतलब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस 0 होगा, और पहली रो में आपके पास z बच जाएगा, तो सब में से z कॉमन निकालो। अंदर कितना बनेगा? देखिए 1 1 1, दिस विल बी ओमेगा z प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और z प्लस ओमेगा इज इक्वल टू 0। डायरेक्टली ओपन कर दो, ज्यादा कुछ ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं है। ये आ जाएगा 1 into में मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा z स्क्वायर, पहली बात z स्क्वायर प्लस z ओमेगा, राइट, माइनस z ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ओमेगा क्यूब दैट इज -1, और -1 और करना था यहाँ पे, समझ रहे बात को? +1 आएगा, सॉरी प्लस का ओमेगा क्यूब है ना, +1, और यहाँ -1 और करना था, ठीक है। और ये तो बाहर है ही सही z, फिर से -1 आएगा, इसको सॉल्व करें
जेड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, जेड ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का 1 इंटू ये हो जाएगा ओमेगा माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा की पावर 4, उसको मैं माइनस ओमेगा लिख सकता हूं। ठीक है, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। जरा देख लेते हैं यहां पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है। 1 से 1 कैंसिल हो गया, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, पूरा जीरो है। तो z इंटू जेड स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हुई, चेक कर लीजिए एक बार। जेड ओमेगा लास्ट वाला देखना है ना, ओमेगा माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर, ये तो सही है। यहां क्या गड़बड़ हुई, यहां प्लस आएगा आई थिंक सब में। जेड स्क्वायर प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, हाँ प्लस आएगा, तो यहां पे प्लस आएगा माइनस जेड ओमेगा और माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 0। माइनस जेड ओमेगा स्क्वायर से प्लस जेड ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, ये कैंसिल, दैट मींस जेड क्यूब इज इक्वल टू 0। यार जेड क्यूब इज इक्वल टू 0, दैट मींस जेड इज इक्वल टू 0। एक ही सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, यही तो पूछा था, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग। तो कितने कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, केवल एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई करेगा, जो कि होगा जेड बराबर 0। दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत जबरदस्त सवाल, आईआईटी 2019 ने पूछा था। जिन लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छे से पढ़ रखा है, मोस्टली टीचर्स क्लास में इस एग्जांपल को डेफिनेटली लेते हैं, और ये फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से आता है तो ये सवाल भी बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, इतना डिफिकल्ट सवाल नहीं है। ओमेगा 1 के बराबर नहीं है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेट, मिनिमम ऑफ द सेट एबीसी डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर है, ध्यान रखना एबीसी यहां पे नॉन जीरो डिस्टिंक्ट इंटीजर है। ठीक है, तो आपको इसका वैल्यू बताना है। एक्चुअल में लिखा हुआ क्या है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, a प्लस बी ओमेगा प्लस का सी ओमेगा स्क्वायर, इस पूरे के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बताना है। अगर मैं यहां पे इस सवाल में z को ले लूं, क्या a प्लस बी ओमेगा प्लस का सी ओमेगा स्क्वायर, मैंने a को ले लिया, राइट, ले सकते हैं, z ले लिया इसको। मुझे क्या चाहिए, इसको मैं लिख सकता हूं मॉड z का स्क्वायर चाहिए। मॉड z का स्क्वायर किसके बराबर होता है, z इंटू जेड बार के होता है। तो मेरा टारगेट क्या है, मेरा टारगेट ये कि मैंने अगर इसको z लिया है a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर को, तो मैं z का कॉन्जुगेट निकालता हूं। z का कॉन्जुगेट आएगा, a का कॉन्जुगेट तो a रहेगा, क्योंकि a तो यहां पे नॉन जीरो डिस्टिंक्ट इंटीजर है। b की बात करूं तो b ओमेगा, देखिए ओमेगा का जो कॉन्जुगेट होगा वो ओमेगा स्क्वायर होता है, और ओमेगा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट होता है वो ओमेगा होता है। क्या बात याद है आपको, द कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इज ओमेगा। ओमेगा स्क्वायर का अगर बाहर निकालोगे तो ओमेगा आएगा, ओमेगा का बाहर निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक होता है -1 प्लस √3 आइटा बाई 2, उसका कॉन्जुगेट लोगे तो -1 माइनस √3 आइटा बाई 2 आ जाएगा। ये लो, ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये मेरी दूसरी इक्वेशन है। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे z इंटू जेड बार मिल जाएगा, यानी z इंटू जेड का कॉन्जुगेट मिल जाएगा। लेट्स सी, तो यहां पे क्या होगा, z इंटू जेड का कॉन्जुगेट, ये हो जाएगा a प्लस बी ओमेगा प्लस का सी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस का सी ओमेगा। सही है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अच्छा देखिए, एक बात बताता हूं मैं आपको कि ये जो फॉर्मूला है ना, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इनटू में a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस का सी ओमेगा, इसका वैल्यू जो आता है ना वो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। सर केवल इसी का आता है? नहीं, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं, सिमेट्रिक होता है ये। जैसे a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर लिखा हुआ ना, इसको आप a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी भी लिख सकते हैं। क्या बोला मैंने, a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी, या फिर a ओमेगा प्लस बी ओमेगा, ए ओमेगा स्क्वायर नहीं, ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी। मतलब चेंजेस कर सकते हैं, तीन तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, फाइनली रिजल्ट तो यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। आई थिंक इट्स प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन। समझ गया ना मेरी बात को मैं क्या, मतलब आप इसको ऐसे भी लिखोगे ना, ए ओमेगा प्लस का बी ओमेगा स्क्वायर प्लस का सी, या फिर मल्टीप्लाई बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस का बी ओमेगा प्लस सी, उसका रिजल्ट भी ये सेम ही आएगा। और एक तरीके से और लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे a को खाली छोड़ा, यहाँ पे c को खाली छोड़ा, ऐसे b को खाली भी छोड़ सकते हो, यानी b प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा मल्टीप्लाई बाय
क्या लिखेंगे, b प्लस सी ओमेगा प्लस का a ओमेगा स्क्वायर, वो बात एक ही है सब, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बस बताना था आपको। अच्छा, तो इसको हम लिख सकते हैं z इंटू जेड बार, दैट इज मॉड ऑफ z का स्क्वायर, राइट। ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देंगे तो दिस विल बिकम 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc। ये तो आपको पता है यार, बेसिक है तो मैं नहीं बता रहा। a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। मैं फिर से थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे लिख सकते हैं। 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc b माइनस c का होल स्क्वायर। एक c स्क्वायर बच गया, a स्क्वायर बच गया और माइनस का 2ac c माइनस a का होल स्क्वायर या a माइनस c का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मुझे इसका मिनिमम वैल्यू निकालना होता तो 0 हो जाता, पर वो 0 कब हो जाता, जब ABC सेम हो जाते हैं। बट यहाँ पे ABC सेम नहीं है, मतलब ऑब्वियस ही बात है, दिस इज द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 क्वांटिटी। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 क्वांटिटी है, उसका मिनिमम वैल्यू तो 0 आएगा ना जब तीनों बराबर हो जाएंगे, मतलब A बराबर B, B बराबर C, C बराबर है, बट यहाँ पे ABC डिस्टिंक्ट दिए हुए। तो इसका मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब ये इंटीजर्स होंगे, नॉन जीरो इंटीजर होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। तो इसका मिनिमम वैल्यू तब मिलता है जब A का वैल्यू है, तो आपको चेक करना पड़ेगा, A का वैल्यू 1 हो जाए, B का वैल्यू 2 हो जाए और C का वैल्यू 3 हो जाए, राइट। A का वैल्यू 1 हो जाए, B का वैल्यू 2 हो जाए और C का वैल्यू 3 हो जाए। दैट मीन्स मॉड Z का स्क्वायर मिनिमम कितना होगा, ये हो जाएगा हाफ, दिस विल बी 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, कैसे भी लिख लो, दैट विल बी इक्वल टू हाफ, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 4 एंड दैट विल बी इक्वल टू 3। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक अच्छा सवाल है और पूछा जा सकता है कहीं भी आपके सामने, है ना, तो ध्यान रखिए इस सवाल को, ये फॉर्मूला ध्यान रखिए मेजरली कैसे सॉल्व करना है। इसको z मान लो, इसका कॉन्जुगेट निकाल लो, z और z बार, क्योंकि मॉड z का स्क्वायर होता है z इंटू z का कॉन्जुगेट। आई थिंक यू विल बी थ्रू इन दिस, ओके। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है बच्चों, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर किसके बराबर है, 3 के बराबर है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या है, जे एडवांस 2011 में पूछा गया, ट्राइंगल इनइक्वालिटी पे बेस्ड है, ठीक है। सवाल बड़ा सिंपल सा है कि यहां पे बोला गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 3 माइनस का 2 आयोटा दैट इज लेस देन इक्वल टू 2, ये आपको गिवन है। हमें मिनिमम वैल्यू निकालना है इसका। तो सबसे पहले हमें एक बात पता होना चाहिए कि मॉड के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ z1 माइनस z2 दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस z2। पता है आपको ये बात, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। ट्राइंगल इनइक्वालिटी है एंड दैट इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ z1 प्लस मॉड ऑफ z2, वो नहीं लिख रहा मैं, ठीक है। ध्यान से देखिए यहाँ पे, अगर मैं इस क्वांटिटी की मिनिमम वैल्यू की बात करनी है, इफ आई वांट टू टॉक अबाउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, तो कैसे बात करें। मैं पहले इसको लिखता हूँ 2z, ये तो हमारी पहली इक्वेशन है, दिस इज 2z माइनस का 6 प्लस का 5 आयोटा, इसका मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू निकालना है। अगर मैं 2 को बाहर निकाल दूं तो ये मुझे इस तरह से दिखाई देगा, z माइनस 3 प्लस का 5 अपॉन 2 आयोटा। मैं कोशिश करूंगा इस फॉर्म में लाने की, z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा की फॉर्म में, क्योंकि मुझे इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 पता है। आई विल बी यूजिंग दिस। तो मैं इस क्वांटिटी का मिनिमम निकालना है ना, इस क्वांटिटी का मिनिमम निकालना है, तो इसको तो सेव करके रखेंगे, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। z माइनस 3 प्लस का 5/2 आयोटा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे लास्ट में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये हो जाएगा z माइनस 3, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, माइनस 2 आयोटा, तो माइनस 2 आयोटा कर दो यार, और प्लस का 2 आयोटा कर दो, और प्लस का 5/2 आयोटा कर दो। माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा कर दिया, मींस वी आर ट्राइंग टू मेक दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके सर, यहां पे देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये हो जाएगा मॉड ऑफ z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, प्लस का ये हो जाएगा 9 टोटल 4 9/2 आयोटा, राइट। क्या ये मॉड ऑफ z1 प्लस z2 है? तो मुझे एक बात पता है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड के अंदर मैग्नीट्यूड ऑफ z1, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 मतलब z माइनस 3 माइनस 2 आयोटा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ z2 यानी 9/2 आयोटा का मैग्नीट्यूड। सही बात है। तो अल्टीमेटली ये है क्या, व्हाट इज दिस? अगर मैं इसको फिर से लिखना चाहूं तो ये तो ऐसे ही लिखा हुआ है, इसी से तो स्टार्ट किया था हमने, z माइनस 3 माइनस 5/2 आयोटा ही लिखा हुआ है, एक तरह से यहीं से तो स्टार्ट किया था, ग्रेटर देन इक्वल टू।
अब देखिए ध्यान से, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें इस पूरे का मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 9/2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 3 प्लस का 5/2 आयोटा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ये आ जाएगा 4 माइनस 5/2 का मैग्नीट्यूड यानी 5/2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो वापस से ही बन जाएगा 2z माइनस का 6 प्लस का 5 आयोटा दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5। इसका मतलब अगर मैं बोलूं आपसे कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना आएगा, 2z माइनस 6 प्लस 5 आयोटा का मिनिमम वैल्यू के मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा 5 के बराबर। आई थिंक इट्स प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए, वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी। जब भी अगर आपको इस तरह का सवाल कहीं दिखता है ना, देखिए हो सकता है आपको ऐसा सवाल मेंस में दिखे, हो सकता है कि वन ऑफ द पार्ट मैच द कॉलम में किसी सवाल में दिख जाए, तो आपको सिंपल सा एक बात ध्यान रखना है, ये तो गिवन एंटिटी है आपकी। अगर इस क्वांटिटी की बात की जाए तो इस क्वांटिटी को उस फॉर्मेट में लाओ, उस फॉर्मेट में लाने के लिए z बनाना पड़ेगा, z बनाने के लिए 2 बाहर निकालना पड़ेगा, निकाल दिया। अब z माइनस 3 यहां पे भी है, z माइनस 3 वहां पे भी है, तो उसको बनाने के लिए माइनस 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा करना पड़ेगा, वो कर दिया। सिंपल। अब देख लिए ट्रायंगल इक्वालिटी कैसे लगा सकते, फिनिश्ड। ठीक है, तो जे एडवांस 2011 का सवाल है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर होगा 5 के बराबर। अगला सवाल क्या है बच्चों, देखो, let z be a complex number such that the imaginary part of z is non-zero. Imaginary part is non-zero। फिर से वही बात आई कि z और z का कॉन्जुगेट बराबर नहीं है, ठीक है, एंड a is equal to this is real। देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखी है तो बहुत सिंपल सवाल है, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 माइनस a is equal to 0। ये रियल है, देन a cannot take the value। देखिए यहाँ पे ना z तो इमेजिनरी है, सही बात है, भले ही ये पूरी क्वांटिटी रियल है, मतलब एक तरह से a रियल है, तो इसका d कैसा आएगा, इसका d नेगेटिव आएगा। d नेगेटिव आने का मतलब b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 ac दैट शुड बी लेस देन 0। बस सवाल यही था और कुछ भी नहीं। यहां पे सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 4 प्लस का 4a लेस देन 0 आ जाएगा, तो 4a इज लेस देन 3 आ जाएगा, a का वैल्यू 3/4 से छोटा आएगा। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसमें बोला गया था a कैन नॉट टेक द वैल्यू, a 3/4 नहीं ले सकता, 3/4 से जितनी भी छोटा होगा, ये 0.75 है, ये ले सकता है, ले सकता है 0.5 है, दिस इज 0.33, ये ले सकता है, -1 बिल्कुल ले सकता है, तो ये सारी वैल्यू ले सकता है, बस a क्या वैल्यू नहीं ले सकता, 3/4 नहीं ले सकता। तो इस सवाल का सही जवाब होगा डी ऑप्शन। इजी सवाल था। अब देखिए यहाँ पे एक मैच द कॉलम है आपके सामने, सुनिएगा ध्यान से, बड़ा जबरदस्त मैच द कॉलम है, इससे आपको काफी बातें सीखने को भी मिलेगी। सर कैसे? nth रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको सीखने को मिलेगा। भाई क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में तो सिंपल सा था कि 3 रूट होते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तीनों का सम 0 होता है और ओमेगा की पावर 3n जो है उसका मल्टीपल 1 होता है। बस हम आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा ओमेगा है, कौन सा ओमेगा स्क्वायर है, जो कि हमने सवालों में देखा। यहां पे आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, जब भी आपके सामने इस तरह से लिखाई दे, ये क्या है, जेके है, यहाँ पे दिस इज योर जेके। जब भी आपको इस तरह से दिखाई देना, किस तरह से, जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिख दिया cos ऑफ π/7 k π/7, ठीक है, प्लस आयोटा साइन k π/7, मैंने ऐसे लिख दिया। बट अगर मैंने ऐसे लिख दिया इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी 2k π/14 प्लस आयोटा साइन 2k π/14, तो मैं क्या बोलूंगा, इससे मैं कुछ कमेंट नहीं कर सकता, पर इससे मैं कमेंट कर सकता हूं ये 14 रूट ऑफ यूनिटी है। तो आप यहां पे देख के बता सकते हैं कितने रूट ऑफ यूनिटी है, बता सकते हैं, आपके सामने मैंने लिखा है रिजल्ट, क्या बता सकते हैं कितने रूट ऑफ यूनिटी है, टेल मी फास्ट। ऑब्वियस सी बात है, यस आपने मन में बोल दिया होगा, मैंने सुन भी लिया आपकी बात को कि 10th रूट ऑफ यूनिटी है। 10th रूट ऑफ यूनिटी है। अगर 10th रूट ऑफ यूनिटी है और k का वैल्यू 1 से लेके 9 तक जा रहा है, अच्छा एक और चीज, k का वैल्यू 1 से लेके 9 तक जा रहा है, दैट मींस व्हाट, ये 9 ही रूट है, क्योंकि k अगर 0 होता तो क्या होता। देखिए अगर ऐसे मैं लिखता हूं ना, कैसे लिखा मैंने अभी फिर से लिख के दिखाता हूं, cos ऑफ 2k π/14 प्लस आयोटा साइन 2k π/14, ऐसे लिखा मैंने, बोला 14 रूट ऑफ यूनिटी है, तो k का वैल्यू कहां से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 से लेके कहां तक जाएगा, 13 तक, क्योंकि अगर k बराबर 0 होगा उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा जरा देखते हैं, k को 0 पुट करते ही बन जाएगा cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, इसका वैल्यू 0 होगा, इसका वैल्यू 1 होगा, यानी एक रूट 1 होगा। ऐसे ही यहां पे अगर 10th रूट ऑफ यूनिटी है
तो k का वैल्यू 1 से लेके 9 तक जा रहा है, k का वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब कोई भी रूट 1 के बराबर नहीं है, मतलब रूट 1 नहीं है, उसके अलावा सब कुछ है। सर उसके अलावा सब कुछ क्या है? जितने भी रूट होते हैं वो है ना? ठीक है, अभी बताते हैं धीरे धीरे, स्लोली एंड स्टडीली यू विल लर्न व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आप ग्रैब करेंगे अभी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले तो ये बात समझिए, अच्छा रूट्स क्या होंगे, मतलब हम बोल देते हैं कि अगर 10th रूट ऑफ यूनिटी है तो रूट्स इस तरह से होंगे, 1 z1 z2 से लेके z10 तक, ऐसे बोल दो, z9 तक, सॉरी z9 तक होंगे। अच्छा, पहले तो मुझे एक बात बताइए कि 10th रूट ऑफ यूनिटी है तो इनका मतलब क्या होता है कि एक सर्कल पे लाई करते हैं, दिस विल लाई ऑन अ यूनिट सर्कल, पता ही सारी बातें आपको, ठीक है ना? एक रूट यहाँ पे आएगा, फिर दूसरा रूट यहाँ पे आएगा, ऐसे चलता जाएगा, मतलब इनके बीच का डिफरेंस है ना, एंगल डिफरेंस कितना होगा, 2π/10 के बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है। 10th रूट ऑफ यूनिटी तो 2π/10 के बराबर होगा, ठीक है। और ये रेगुलर पॉलीगन फॉर्म करते हैं, यानी इसके बीच का डिस्टेंस, इसके बीच का डिस्टेंस, फिर तीसरा रूट जो आएगा इसके बीच का डिस्टेंस, ये सारी साइड्स आपस में बराबर होती है, ध्यान रखना है इस बात को। अब हमसे क्या पूछा गया, एक एक करके देखते हैं। फॉर ईच zk देयर एग्जिस्ट अ zj सच दैट zk इज इक्वल टू zj। अब मुझे एक बात बताओ यहां पे यार, ईच zk मतलब 10th रूट ऑफ यूनिटी, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं zj इज इक्वल टू 1/zk? सही बात है कि नहीं है, बताओ। बिल्कुल सही बात है सर। तो आप मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर आ रहा है, तो ऑब्वियसली आएगा भी सही, क्योंकि z का मेरा 0 के बराबर नहीं है। तो अगर मुझे z के कुछ दिखाई देगा, लेट अस सपोज z के मेरा 1 प्लस आयोटा हो गया, मान लेते हैं 1 प्लस आयोटा हो गया, तो मुझे 1 माइनस आयोटा, मतलब जो भी है इसका कॉन्जुगेट टाइप मिल जाएगा ना, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मिलेगा नहीं मिलेगा, यस और नो? तो जेड के इंटू जेड जे इक्वल टू 1 है, तो जेड के तो 0 के बराबर नहीं है, तो जेड जे मुझे मिलेगा, ये तो सही बात है, पहले वाले का तो ट्रू है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट बात की तरफ। देयर एग्जिस्ट अ k बिलोंग्स टू 1 to 9 सच दैट z1 into zk हैज नो सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो यार z1 into z is equal to zk, देखो z क्या मिलेगा, सोल्यूशन हैज नो सोल्यूशन z कितना होगा, देखो आप z होगा zk बाय z1। अब zk बाय z1 की अगर मैं बात करूं तो z1 तो 0 नहीं है ना मेरा, तो z तो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, और उसने बोला है कि नो सोल्यूशन मिलेगा ना, गलत है ये, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है q वाला, q के करस्पॉन्डिंग 2 आ जाएगा। इसको देखते हैं r वाले पार्ट को, r वाले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, लेट्स सॉल्व इट। मुझे एक बात बताओ कि z की पावर 10 माइनस 1 क्या होगा, अगर मैं लिखता हूं तो इसके 10 रूट आएंगे, मतलब z की पावर 10 इज इक्वल टू 1 क्या है, ये 10th रूट ऑफ यूनिटी है, तो z की पावर 10 माइनस 1 का मतलब क्या होगा, z माइनस 1 z माइनस z1, ऐसे लिख सकता हूँ, z माइनस z2 से लेके z माइनस z9 तक, यही तो बात है, यही तो पूछा है हमसे, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, z माइनस 1 को नीचे लेके आता हूँ, z की पावर 10 माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 दैट इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 से लेके z माइनस z9। इसको जीपी से क्या लिख सकते हो, जीपी का फॉर्मूला दिख रहा है, आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस जेड स्क्वायर से लेके z की पावर 9, जीपी तो है, तो a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू किसके बराबर दिया हुआ है, z माइनस z1 इंटू z माइनस z2 से लेके ये दिया हुआ है z माइनस z9 तक, ठीक है। z की जगह 1 पुट कर दो, तो इधर तो मिल जाएगा 10 और उधर मिल जाएगा 1 माइनस z1 1 माइनस z2 से लेके दिस विल बी 1 माइनस z9, पूरे का मॉड ले लो, डिवाइड बाय 10 कर दो तो 1 आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस z1 मॉड ऑफ 1 माइनस z2 से लेके 1 माइनस z10 z9 और डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा 10, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 के बराबर, यानी आर पार्ट भी सॉल्व हो गया। आर पार्ट का वैल्यू कितना आएगा 1, यानी आर पार्ट तो सीधा सीधा, यानी पी का 1 आ रहा है, क्यू का 2 आ रहा है, पी का 1 आ रहा है, क्यू का 2 आ रहा है, आर का 3 आ रहा है, एस का 4 आ रहा है। वैसे तो आंसर सी दिख गया मुझे साफ साफ, करेक्ट आंसर तो सी हो जाएगा, बट हम फोर्थ पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट का वैल्यू क्या आएगा, देखिए हमें बोला है 1 माइनस सिग्मा क्या है, k इज इक्वल टू 1 से लेके 9 कॉस ऑफ
2k पाई बाय 10, कॉस ऑफ 2k पाई बाय 10 का वैल्यू कितना आएगा? आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 प्लस Z1 प्लस का Z2 से लेके Z9 इन सब का सम कितना आएगा? ऑब्वियसली बात है 0। सम ऑफ द रूट्स, भाई इक्वेशन आपके पास z की पावर 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 है, तो इसके 10 रूट है, 1 Z1 Z2 से लेके चलता जाएगा Z9 तक है इसके रूट बहुत सारे, तो सबका सम तो 0 आएगा क्योंकि z की पावर 9 का कोएफिशिएंट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो सबका सम अगर 0 आएगा तो मैंने ऐसे लिख दिया। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ आप मुझे बताएंगे? व्हाट आर दीज, ये क्या है? एक तरह से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 प्लस सिग्मा k बराबर 1 से लेके 9 तक ही जा रहा हूं मैं, क्योंकि पहला रूट तो मुझे मिल गया k बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कॉस ऑफ, ये सारे रूट कैसे रिप्रेजेंट होंगे? कॉस ऑफ 2k पाई बाय 10 प्लस आयोटा साइन ऑफ 2k पाई बाय 10। यस सर। अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो एक तरह से आपको ये दिखाई देगा सिग्मा k बराबर 1 से लेके 9 कॉस ऑफ 2k पाई बाय 10 प्लस आयोटा, सिग्मा लगाना पड़ेगा फिर से सिग्मा लगाते हैं यहां पे, सिग्मा k बराबर 1 से लेके 9 आयोटा साइन ऑफ 2k पाई बाय 10। यस सर। और ये पूरी क्वांटिटी किसके बराबर है? 0 के, क्योंकि सम ऑफ द रूट 0 है। आप देख सकते हैं दिस इज रियल पार्ट एंड दिस इज योर इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट भी 0 होगा और इमेजिनरी पार्ट भी 0 होगा। तो रियल पार्ट अगर 0 होगा इसका मतलब ये हुआ कि 1 प्लस सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके 9 कॉस ऑफ 2k पाई बाय 10, इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा। सही बात है, इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? 0 के। इसका मतलब ये हुआ कि सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके 9 कॉस ऑफ 2k पाई बाय 10 का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे पास? दैट विल बी इक्वल टू -1। मुझे वैल्यू किसका कैलकुलेट करना था? इसका वैल्यू कैलकुलेट करना था। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 माइनस इसका वैल्यू हमें दिखाई दे रहा है कॉस ऑफ 2k पाई बाय 10, k बराबर 1 से लेके 9, ये -1 है, तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 2k बराबर। एज सिंपल एज दैट। देखिए ध्यान रखिए इन बातों का जो मैं बता रहा हूं आपको, कुछ ही बातें जो हमें ध्यान रखनी है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और nth रूट ऑफ यूनिटी से रिलेटेड सम 0 होता है, पहली बात। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा का पावर 3 1 होता है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि अगर मैं कुछ बातें और मैं इन एडिशन आपको बताना चाहूंगा, अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर कोई भी पावर रेस करता हूं, अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के ऊपर कोई भी पावर रेस करता हूं तो इसके दो रिजल्ट आते हैं। पहला रिजल्ट 0 आता है, दूसरा रिजल्ट 3 आता है। 0 कब आता है? जब p जो है वो 3 का मल्टीपल नहीं है, 3r बोल दो, 3 का मल्टीपल नहीं है। और अगर p 3 का मल्टीपल है तो आंसर 3 आएगा। कैसे? सपोज करो p को तुमने 12 ले लिया, तो 1 की पावर 12, ओमेगा की पावर 12, ओमेगा स्क्वायर की पावर 12, तो 24। तो 1 प्लस 1 प्लस 1, p 3 का मल्टीपल नहीं है तो p को 2 लेके देखो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 4 को मैं ओमेगा लिख सकता हूं, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, उसका वैल्यू 0 आ जाए। सेम एज nth रूट ऑफ यूनिटी के साथ भी होता है। अगर मेरे पास nth रूट ऑफ यूनिटी मेरे पास ऐसे दिए हुए, मतलब 1 अल्फा स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं मैं, से लेके अल्फा की पावर n-1, इन सब के ऊपर भी मैं p पावर रेस कर दूं सबके ऊपर, तो इसके भी सेम दो ही रिजल्ट आएंगे। अगर p का वैल्यू जो है वो n का मल्टीपल है, p का वैल्यू अगर n का मल्टीपल है तो आंसर n आ जाएगा। p का वैल्यू अगर n का मल्टीपल नहीं है तो आंसर फिर से 0 आ जाएगा। ये भी आपके काम आ सकता है, इन बातों का ध्यान रखिएगा। दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट शुड बी रिमेंबर्ड। ठीक है, और क्या बातें मैं आपको बता सकता हूँ? आई थिंक दैट्स मच क्लियर। और इस बात का ध्यान रखना कि अगर यहाँ पे k पाई बाय 10 लिखा हुआ है तो आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करें तो 2k पाई बाय 20 हो जाएगा वो, यानी 20 रूट ऑफ यूनिटी। जैसे यहाँ पे नीचे 10 लिखा हुआ है तो 10th रूट ऑफ यूनिटी है वो, ठीक है ना, यानी 10 रूट मिलेंगे जिसमें एक रूट 1 होगा, बाकी k की वैल्यू 1 से लेके 9 तक जब आप पुट करोगे तो आपको मिलेगा। सारे सर्कल पे लाई करते हैं, इनके बीच का आर्ग्यूमेंट डिफरेंस कितना होता है? जैसे k का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो k का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो 0, k का वैल्यू 1 पुट करूंगा तो 2 पाई बाय 10, k का वैल्यू 2 पुट करूंगा तो 4 पाई बाय 10, तो आर्ग्यूमेंट डिफरेंस कितना हो गया? 2 पाई बाय 10 का। तो सब सारे रूट्स के बीच में जो यूनिटी सर्कल पे लाई करेंगे उनके बीच का जो आर्ग्यूमेंट डिफरेंस होगा वो 2 पाई बाय 10 के बराबर होगा, राइट।
लेट्स मूव अहेड। तो आई थिंक प्रीटी मच क्लियर टू एवरीवन। आंसर देख लेते हैं इसका। वैसे मैंने आंसर दिखा दिया है आपको, इसका आंसर सी ऑप्शन होगा, राइट। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल क्या है? फॉर एनी इंटीजर k लेट अल्फा k इज इक्वल टू cos ऑफ k पाई बाय 7 प्लस आयोटा sin k पाई बाय 7, जहां पे आयोटा का वैल्यू रूट ऑफ -1 है, तो वैल्यू बताना इस एक्सप्रेशन का। सिग्मा k इज इक्वल टू 1 से लेके 12 अल्फा k प्लस 1 माइनस अल्फा k। अच्छा, ऑब्जर्व कीजिए। आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? जे एडवांस 2015 का सवाल है। क्या ऑब्जर्व किया आपने, बताइए। व्हाट यू हैव ऑब्जर्व बच्चों, आपने कुछ ऑब्जर्व किया यहाँ पे? अभी मैंने आपको ये बात बताई थी, अल्फा के पे फोकस करो। अगर आप अल्फा के पे फोकस करेंगे, जस्ट अ मोमेंट, अगर आप अल्फा के पे फोकस करेंगे तो अल्फा के क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कॉस के अंदर दिस इज के पाई बाय 7 प्लस आयोटा साइन के पाई बाय 7। तो आपको स्ट्राइक कर गया होगा जो मैंने अभी बात बताई है। मुझे किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड करना पड़ेगा? वेरी गुड, मुझे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा बच्चों। तो यह आ जाएगा 2k पाई डिवाइडेड बाय 14 प्लस आयोटा साइन 2k पाई डिवाइडेड बाय 14। सही है सर। इसका मतलब क्या है ये? बताओ क्या है? k का वैल्यू अगर मैं 0 1 2 3 से लेके 13 तक लेके जाऊं तो मेरे ये 14th रूट ऑफ यूनिटी है। 14th रूट ऑफ यूनिटी है जो कि एक सर्कल पे लाई करेंगे। पहले ऑब्जर्व करो ना चीजों को, क्या क्या दिया हुआ है। अच्छा, फिर मुझसे पूछा क्या गया है? मैं सिग्मा, पहले तो इतना एनालाइज कर लिया, मुझसे पूछा क्या गया है जरा देखते हैं। व्हाट आई बीन आस्क्ड, सिग्मा देखो न्यूमरेटर का, अगर मैं k का वैल्यू 1 पुट करता हूं तो मुझे मिलेगा अल्फा 2 माइनस का अल्फा 1 का मॉड। अगर मैं k का वैल्यू 2 पुट करता हूं तो ये आएगा अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 का मैग्नीट्यूड। k का वैल्यू 3 पुट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा अल्फा 4 माइनस अल्फा 3 का मैग्नीट्यूड। ये चलता जाएगा, लास्ट में क्या आएगा? k का वैल्यू 12 पुट करेंगे तो अल्फा 13 माइनस अल्फा 12 का मैग्नीट्यूड। मैंने पहले ही बता दिया था कि k का वैल्यू 0 से लेके 13 तक जाएगा। पहला रूट मिलेगा जब k का 0 वैल्यू पुट करूंगा, और k का वैल्यू 13 पुट करूंगा जब मुझे 14th रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा। समझ रहे हो? पहला रूट ऑफ यूनिटी जब मिलेगा जब मैं k का वैल्यू 0 पुट करूंगा। दूसरा रूट ऑफ यूनिटी जब मिलेगा मुझे जब मैं k का वैल्यू 1 पुट करूंगा, और 14th रूट ऑफ यूनिटी मिलेगा जब मैं k का वैल्यू 13 पुट करूंगा। ये मेरा न्यूमरेटर है। जरा डिनोमिनेटर को देखते हैं। k का वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो ये मिलेगा अल्फा 3 माइनस अल्फा 2। चेक कर लें, k का 1 पुट करने पे अल्फा 4 माइनस 1 3 और माइनस का अल्फा 2 प्लस नेक्स्ट अगर मैं पुट करूं यहां पे k का वैल्यू 2 तो 4 2 8 यानी अल्फा 7 माइनस अल्फा 6 और प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ k का वैल्यू 3 पुट करूंगा तो अल्फा 11 माइनस अल्फा 10। ये आपके टारगेट्स हैं, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, राइट। चलिए सर देखते हैं ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 है क्या? व्हाट आर दिस? ये अल्फा के है, मतलब आप समझ रहे। अगर मैं देखना चाहूं तो अल्फा 0 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेके अल्फा 13, ये आपके 14 रूट ऑफ यूनिटी है। दीज आर 14th रूट ऑफ यूनिटी। सही बात है, दीज आर 14 रूट ऑफ यूनिटी। अगर मैं आपसे बात करूं डायग्रामेटिकली, अगर हम डायग्रामेटिकली आपसे बात करें इस तरीके से, लाइक दिस, तो पहला रूट कहां पे आएगा? लेट अस सपोज पहला रूट यहां पे आ गया, आएगा ही सही, मतलब k का वैल्यू 0 है तो 0 1 आएगा। अगर मैं k को 0 पुट कर दूंगा यहाँ पे cos 0 प्लस आयोटा sin 0 तो 1 आएगा। आर्ग्यूमेंट डिफरेंस कितना आएगा देखना, 2 पाई बाय 14 4 पाई बाय 14। तो अगला जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो यहां पे आएगा, उसके बीच का आर्ग्यूमेंट डिफरेंस होगा 2 पाई बाय 14। सही बोल रहा हूं मैं? बिल्कुल सही बात है। फिर एक और कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा इस तरीके से, अल्फा 2 बोल दूं, इसको अल्फा 1 बोल दूं, इसको अल्फा 0 बोल दूं। मैं ऐसा एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता रहा हूं आपको, मैं पहले ही बता रहा हूं। आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट पोजीशन वेयर दिस इज, मैं तो बस एक आइडिया दे रहा हूं आपको इस तरीके से। ये आपका अल्फा 3 आएगा, फिर से 2 पाई बाय 14 आपका एंगल आ गया, मतलब चलता जाएगा ऐसे। कितने कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे लास्ट में? यहाँ पे अल्फा 13 आ जाएगा आपके पास, और ये इस तरह से दिखाई देगा, अल्फा 3 फिर अल्फा 4 फिर अल्फा 5 फिर अल्फा 6 अल्फा 7 अल्फा 8 अल्फा 9 अल्फा 10 अल्फा 11 अल्फा 12, इस तरीके से बोल सकते हो। तो ये अल्फा 4 हो गया आपके पास, ये अल्फा 5 हो गया, ये अल्फा 6 हो गया, अल्फा 7 हो गया, अल्फा 8 हो गया, अल्फा 9 अल्फा 10 अल्फा 11 अल्फा 12 अल्फा 13। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है?
आपको दिख नहीं रहा होगा रेगुलर पॉलीगन है, पर एक्चुअल में है, मान लो, है ना। डायग्राम पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ, आप समझ जाओगे, ठीक है। सही बात है कि नहीं है? यस और नो? तो आप देखिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉड ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ये रेगुलर पॉलीगन बेटा, अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, अगर मैं एक साइड को ए बोल दूं, लेट अस सपोज दिस इज ए, तो सारी साइड ए है, इसका मतलब ये होगा कि सर मॉड ऑफ अल्फा 3 माइनस अल्फा 2 भी वही आएगा, ए। यानी इसका मतलब मॉड ऑफ अल्फा 4 माइनस अल्फा 3 भी ए आएगा। इसका मतलब मॉड ऑफ अल्फा 5 माइनस अल्फा 4 भी ए आएगा। यानी तो सारे डिफरेंसेस, अगर एक का डिफरेंस है तो इनके बीच का डिस्टेंस ए ही आएगा। हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? वो सही बात है, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। अगर मैं यहां से एनालाइज करूं, सॉरी, मैं यहां से एनालाइज करूं तो क्या होगा? ये डिस्टेंस ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने देखा ए है, तो ये भी ए होगा, एक एक का डिफरेंस आ रहा ना, अल्फा 4 माइनस अल्फा 3, ये भी ए होगा, और ये भी ए होगा। अल्फा 13 माइनस अल्फा 12, अल्फा 13 माइनस अल्फा 12, ये भी ए के बराबर ही होगा। यानी ये सारे डिस्टेंसेस ए है। अगर ये सारे डिस्टेंसेस ए है तो न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है? क्या वो 12 टाइम्स ए लिखा हुआ है? न्यूमरेटर में क्या 12 टाइम्स ए लिखा हुआ है बच्चों? यस। जरा डिनोमिनेटर को देखो, अल्फा 3 माइनस अल्फा 2, अल्फा 7 माइनस अल्फा 6 और अल्फा 11 माइनस अल्फा 10, 10 ही है ना, कि को 3 पुट करेंगे तो 12 माइनस 2 10, और 3 पुट करेंगे तो 12 माइनस 1 11, तो यहां पे अल्फा 10 हो गया। तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा? सॉरी, इसका वैल्यू 4a थोड़ी आएगा, इसका वैल्यू 3a के बराबर आएगा। 3 बार सेम साइड लिखी हुई है तो 3a, तो अल्टीमेटली व्हाट यू विल बी गेटिंग, यू विल बी गेटिंग 4। तो इस सवाल का सही जवाब जो होगा बच्चों वो 4 के बराबर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सबको बात समझ में आई? बस ये बात ध्यान रखना कि कभी भी आपको इस तरह, इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, अल्फा के को e की पावर आयोटा 2k पाई बाई 14, सही बात है, जहां पे k का वैल्यू 0 1 2 3 से लेके 1 2 3 से लेके कहां तक जाएगा? 13 तक जाएगा। मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, है ना। e की पावर आयोटा क्या होता है? cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है, करेक्ट। तो इसका सही जवाब किसके बराबर आ गया? 4 के। तो ये कुछ सवाल हमने सॉल्व किए, आगे देखते हैं वॉल्यूम 1 में और कोई सवाल है? नहीं, वॉल्यूम 1 में बस इतने ही सवाल है। तो टोटल अगर आप सवालों की बात करें तो हमने कितने सवाल सॉल्व किए? 1 2 3 4 5, मतलब 14-15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, मैं काउंट नहीं कर रहा, लगभग 15 क्वेश्चंस के आसपास हमने सॉल्व किए होंगे डेफिनेटली। सबसे बड़ी बात क्या है पता है बच्चों? सबसे बड़ी बात ये कि आपने एनालाइज किया उन चीजों को, यू हैव एनालाइज ईच एंड एवरीथिंग। मैंने पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक बात बताई, गेटिंग माय पॉइंट, एक एक बात मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताई है। हर एक पॉइंट को मैंने क्लैरिफाई करा है, कैसे सवालों को सॉल्व करना है, कैसे अप्रोच करना है, व्हाट विल बी द वे टू सॉल्व द क्वेश्चंस। गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान रखिए ये वॉल्यूम 1 था। वॉल्यूम 1 में मैंने केवल आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बताया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बताया, मॉडुलस के बारे में बताया, इमेजिनरी रियल पार्ट के बारे में बताया। मैंने पहले भी कहा था कि ये जो सीरीज है ये बहुत स्पेशल तरीके से डिजाइन की है आप लोगों के लिए, ताकि आप लर्निंग सीक्वेंस के हिसाब से प्रैक्टिस कर सके, राइट। बस लास्ट में मैं आपको एक बात ये बोलना चाहूंगा बच्चों कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। तो आप लोगों का मतलब हिम्मत नहीं हारनी यार। देखो अभी तो सही वक्त है, बाउंस बैक करने का सही वक्त है। इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। अभी आपके पास जितने भी दिन बचे हुए, या यू आर लेफ्ट विद हाउ मेनी डेज, जितने भी दिन है आपके पास, बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो। मैं आपको बता रहा हूं जेईई एडवांस में अगर आप कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को कवर अप कर लो और 45 to 50 या 60% तक आप अपने आप को तैयार कर लो, और 45% 50% भी सही करके आ जाओ, तो आपकी काफी अच्छी रैंक आ सकती है। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि एडवांस का मतलब ये नहीं होता कि आपने सब कुछ सॉल्व कर लिया, कि सर हम तो 80% 90% सिलेबस करेंगे और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। नहीं, आपको एडवांस में भी क्वेश्चन, देखो मेंस में होता है स्पीड प्लस एक्यूरेसी, एडवांस में होता है एक्यूरेसी। मतलब आपने 10 सवाल किए ना तो 10 के 10 परफेक्ट होना चाहिए, यहां पे तुक्का नहीं चलता। समझ रहे मेरी बात को? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आपको ये बात ध्यान रखना है कि मैं कोई भी ऑप्शन को टिक कर रहा हूं तो इस बात का ध्यान रखना है कि दैट शुड बी 100% करेक्ट। या आपके अंदर इतने लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना कि मैंने जो ऑप्शन टिक कर दिया ना, तुम किसी को भी चैलेंज कर सको कि यार ये ऑप्शन ही सही होगा, चाहे आंसर की में दे रखा हो नहीं दे रखा हो, मेरा सही है। ये लेवल का कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए, तब जाके आप बहुत अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं।
तो ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यू का प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एडवांस लेवल के क्वेश्चन कीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश कीजिए अगर एडवांस आपको क्वालिफाई करना है बहुत अच्छे रैंक के साथ। मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस कीजिए, पैराग्राफ पे ज्यादा फोकस कीजिए, मैट्रिक्स मैच पे ज्यादा फोकस कीजिए। जितना ज्यादा उनका प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा ही आपको क्वेश्चंस करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। टाइम ऑन प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप टाइम को मैनेज कर पाए अच्छे से। ठीक है, टाइम ऑन प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप टाइम ऑन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगा। तो आपको एक कमिटमेंट लेना है। आज से आपका पहला लेक्चर है पीवाईक्यू सीरीज का, कॉम्प्लेक्स नंबर का वॉल्यूम 1। वॉल्यूम 2 में मैंने बताया कि ज्योमेट्री और भी इंपॉर्टेंट बातें 15-17 सवाल वहां पे भी है, क्योंकि टोटल मिला के 35 क्वेश्चन है। तो जितने रिमेनिंग क्वेश्चन है हम वहां पे करने वाले। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ये सीरीज आपको रेगुलर फॉलो करनी है, स्किप नहीं करना, क्योंकि यू आर गेटिंग ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ 2010 और 13 टू 2023 ऑन अ सिंगल फ्रेम। गेटिंग माय पॉइंट? और प्रैक्टिस अच्छे से करना है सारी चीजों का। बस मैं इतना सा ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस एवरीवन। हैव अ गुड डे। बाय बाय। टेक केयर। ऑल द बेस्ट।